सुनसान बंजर जमीन में रिक एक लड़ाई के दौरान जमीन पर कई फीट दूर तक फेंक दिया जाता है और उसे सच में चिंता होती है कि शायद अब वो मर जाएगा। पर तभी उसके गुरु धुएं से बाहर आते हैं और फर्स्ट एड देने की बजाय उसकी तारीफ करने लगते हैं कि पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में वो कितना ज्यादा बेहतर हो गया था और अब उसे ई रैंक एडवेंचरर एग्जाम को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारीफ अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसे अभी भी इलाज की सख्त जरूरत है। इस दुनिया में एडवेंचरर आमतौर पर जवान लोग होते हैं क्योंकि ये काम शरीर पर बहुत ज्यादा जोर डालता है, पर फिर भी कुछ अडल्ट्स थे जो अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए रिक अभी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की कोशिश कर रहा है। वो रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपना एग्जाम टिकट इशू करने के लिए कहता है, पर जब रिसेप्शनिस्ट उसकी डिटेल्स कंफर्म कर रही होती है तो वो रिक को पहचान लेती है और एक्साइटेड होकर याद दिलाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पर इधर रिक पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाता, पर जल्द ही उसे याद आता है कि वो आज से 2 साल पहले साथ में काम किया करते थे और उसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई थी जब उसे पता चला कि उसने एडवेंचरर बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इधर रिक थोड़ा सा एम्बैरेस है क्योंकि आमतौर पर कोई भी 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनने के लिए अप्लाई नहीं करता था। अक्सर लोग अपने टीन्स में जी रैंक से शुरू करते हैं और 1 या 2 साल में ई रैंक तक पहुंच ही जाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि आखिर पिछले 2 साल में रिक कर क्या रहा था, क्योंकि उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जिस पर रिक समझाता है कि वो ज्यादातर पहाड़ों में अपने गुरु के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक शराब पिया हुआ आदमी रिसेप्शन डेस्क पर आया और रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगा और जब वो मना करती है तो वो आदमी इनकार सुनने को तैयार ही नहीं होता और उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करने लगता है और तभी रिक फैसला करता है कि उसे बीच बचाव करना चाहिए। जिसके बाद उसने उस शराबी को साइड करने के लिए आराम से उसके पेट पर हाथ रखा, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो गया। रिसेप्शनिस्ट उस शराबी की वजह से हुई असुविधा के लिए माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। अपना एग्जाम नंबर लेने के बाद रिक बाहर जाता है जहाँ एक मेड रीनेट उसका इंतजार कर रही है, जो पूछती है कि क्या रिक का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस पर रिक हामी भरता है और साथ ही उसका इंतजार करने के लिए उसका थैंक यू भी बोलता है और ये कहते हुए वो रीनेट के बड़े बड़े संतरों को घूरने लगता है। लेकिन जैसे ही रीनेट की उस पर नजर पड़ी कि भाई क्या देख रहा है तू, तो रिक ने अचानक से बात बदल दी। अंदर दूसरे एडवेंचरर्स उस हाथ के निशान को देखकर हैरान थे जो उस शराबी के कवच पर छोड़ा गया था और क्योंकि वो कवच मजबूत स्टील का बना है तो जिसने भी ये किया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। तभी 2 लोग अंदर आते हैं और उस शराबी को एक तस्वीर से पहचान लेते हैं जो उन्होंने पहले देखी थी। उसका नाम डोमल है और वो एक ए रैंक एडवेंचरर है जो 30 मामलों में वांटेड है। रिसेप्शनिस्ट जानती है कि ये रिक ने किया है, पर अगर वो सच में ए रैंक एडवेंचरर को गिरा सकता है तो वो शायद ज्यादा ही ताकतवर है। इसी बीच रिक का फिजिकल एग्जाम चल रहा है और उसकी हाइट लगभग 5'8" आती है, पर फिजिशियंस हैरान है कि रिक ये टेस्ट दे रहा है जबकि वो 32 साल का है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को अगले रूम में ले जाया जाता है जहां उन्हें क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने को कहा जाता है ताकि उनके अंदर की जादुई ताकत को मापा जा सके। जब एक एक करके दूसरे लोग टच करते हैं तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा सी ग्रेड है, पर जब रिक की बारी आती है तो उस क्रिस्टल में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, जिसके बाद एग्जामिनर ने उसे जादू के मामले में एफ ग्रेड दे दिया। दूसरे उम्मीदवार रिक का उसके लो माना स्कोर के लिए मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे बस एफ ही आया ना, एफ ही आया ना। पर जैसे ही एग्जामिनर अगले बच्चे को बुलाता है तभी क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अगला टेस्ट सभी उम्मीदवारों की ताकत को मापने का है, जिसके लिए उन्हें कहा जाता है कि ग्रीन रोड पर जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से मारे। ये एक खास स्लाइम बैग है जो किसी भी हमले को सह सकता है, तो उन्हें इसे खराब करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी रिक को याद आया कि उसने एक बार स्लाइम बैग पर प्रैक्टिस की थी और तब उसके मास्टर ने एक घुस्से में गोल्डन स्लाइम बैग को फोड़ डाला और रिक से कहा कि तुझे भी ऐसा ही करना है। रिक को नहीं लगा था कि यह मुमकिन है क्योंकि गोल्डन स्लाइम बैग एक ड्रैगन के दांत जितना मजबूत होता है, पर उसके गुरु ने कहा कि अगर वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो ये तो कम से कम करना ही होगा। और जब उसके गुरु ने एक सिंगल मुक्के से उसे आसानी से तोड़ दिया तो रिक भी मोटिवेट हुआ कि जब तक ये टूट ना जाए तब तक ट्रेनिंग करता रहूंगा, चाहे उसे एक दिन में 50,000 बार मुक्के मारने पड़े। पर उसे वो ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी ओर सभी उम्मीदवार उस स्लाइम बैग को पूरी ताकत से मारने के लिए लाइन में लग गए। पहले आदमी के लात मारने के बाद अगला उम्मीदवार डैरियर फैमिली का दूसरा बेटा है और अफवाह यह है कि उसका मैजिक सिर्फ 11 साल की उम्र में भी एक सी रैंक एडवेंचरर जितना ताकतवर है। और जब वो लड़का शुरू करता है तो वो हेल फ्लिंग जादू करता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रिक भी हैरान था, पर इसीलिए क्योंकि वो जादू बहुत छोटा है। लड़के ने फायरबॉल को लॉन्च किया और बिल्कुल सही टारगेट पे मारा और जजेस सच में लड़के की काबिलियत को देखकर खुश होते हैं। ये देखकर रिक और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मैजिक टीचर जो फायर बॉल्स उस पर फेंकते थे वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। जिसके बाद रिक को लगता है कि लड़के का फायर बॉल उस टीचर के फायर बॉल जितना ही ताकतवर होगा, पर शायद लड़के ने उसे छोटा कर दिया ताकि बिल्डिंग ना तबाह हो जाए। जैसे ही अटैक पावर एग्जाम आगे बढ़ता है आखिरकार रिक की बारी आती है और जब वो स्लाइम बैग के पास जा रहा था तो एग्जामिनर ने उससे पूछा कि क्या वो सच में 30 साल से ज्यादा का है। रिक हाँ में जवाब देता है तो एग्जामिनर कहता है कि वो ऐसी चीजें करने के लिए बहुत बूढ़ा है। ट्रेनिंग आमतौर पर ज्यादा रिजल्ट नहीं देती जब तक कि उसे जिंदगी के शुरुआत में शुरू ना किया जाए और उसके जादू वाले स्कोर्स भी बहुत गंदे हैं और इसीलिए उसे शर्मिंदा होने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए। रिक जानता है कि लोग उसकी उम्र को लेकर थोड़े से जजमेंटल है, वो सच में हार मानना चाहता है, पर उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है। ट्रेनिंग के दौरान तब तक स्लाइम बैग्स पर मुक्के मारे हैं जब तक उसके हाथ से खून नहीं निकलने लग गया और अब टेस्ट में रिक ने इतना जबरदस्त मुक्का मारा कि उस स्लाइम बैग के एक ही बार में चिथड़े उड़ गए। उसका मुक्का तो इतना ज्यादा ताकतवर था कि सामने वाली दीवार तक उड़ गई। ये देखकर सब लोग हक्के बक्के हो गए और रिक भी हक्का बक्का
पक्का हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बैग इतना कमजोर होगा। इधर वो लड़का यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या देखा, और वो रिक की कामयाबी से परेशान है, क्योंकि आज का दिन उसका था शाइन करने का। लेकिन वो अभी के लिए रिक से हार मान लेता है, क्योंकि उसकी खासियत डिफेंसिव मैजिक है, इसीलिए वो अगले टेस्ट में रिक से बेहतर परफॉर्म करेगा। पर जैसे ही अगला टेस्ट शुरू होता है तो वो लड़का हैरान रह जाता है जब रिक फोर्थ नेचर जादू को आसानी से रोक लेता है, जिस पर एग्जामिनर ने रिक की तारीफ की कि भाई तू कर तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन सिर्फ लेवल 1 जादू का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। जिस पर रिक ने कहा कि मुझे तो लेवल 1 वाला ही आता है और यही बहुत है सबके लिए। एग्जामिनर इसे बेइज्जती की तरह ले लेता है और वो अब एक 5th ऑर्डर जादू का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, ताकि वो रिक को दिखाए कि उसे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो हेरान साइक्लोन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी हेरान वेव पूरे किंगडम में गूंजती है, जिसे दूर खड़ा सिल्वेस्टर भी सुन पाता है। कुछ मिनट बाद सिल्वेस्टर एग्जाम सेंटर पहुंचता है ये पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, जिस पर उसे बताया जाता है कि एक F रैंक एडवेंचरर ने अपने हाथों से एक स्लाइम बैग को उड़ा दिया और सिर्फ लेवल 1 डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करके एक 5th नेचर जादू को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अभी रिक एग्जाम का रिटन पार्ट ही दे रहा है और वो अपने नॉलेज में कॉन्फिडेंट लग रहा है। टेस्ट खत्म होने के बाद रिक रीनेट के साथ एक ब्रेक लेता है और वो पूछती है कि उसका रिटन टेस्ट कैसा गया। रिक कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि उसे यकीन है कि वो रिटन टेस्ट में 100 में से 100 लाएगा। आखिर उसने 14 साल गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया है, तो ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं है कि वो फेल हो जाए। पर फिर भी उसे यकीन नहीं है कि उसके ओवरऑल स्कोर्स एग्जाम पास करने के लिए काफी होंगे या नहीं। रीनेट उसे यकीन दिलाती है कि एग्जाम के लिए इतनी ट्रेनिंग करने के बाद सब ठीक होगा। पर तभी पहले वाला लड़का रिक के पास आकर चिल्लाता है रिक को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, पर असल में फ्रीड इसलिए परेशान था क्योंकि ये दिन उसकी काबिलियत को सबके सामने दिखाने का था। पर रिक ने उससे बेहतर परफॉर्म करके सबका ध्यान छीन लिया। बस वो अब इसके बारे में रो रहा था। रिक कोशिश करता उसे बताने की कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था भाई, और तब तक फ्रीड की बहन भी वहां पहुंच गई और अपने भाई को रोता देखकर वो तुरंत रिक पर चिल्लाने लगती है। रिक पूछता है कि क्या वो फ्रीड की बहन है, तो वो अपना नाम एंजली का द्यूत बताती है और फ्रीड तुरंत उसे बताता है कि ये 40 साल का आदमी उसका दिन खराब कर रहा है। रिक को यह बात बुरी लगती है और वो कहता है कि वो सिर्फ 30 का है, लेकिन एंजलिका और फ्रीड उसे 40 साल का आदमी बुलाते रहते हैं। 40 साल का आदमी, 40 साल का आदमी। आखिरकार एंजलिका रिक को एक ड्यूल चैलेंज करने के लिए अपना ग्लव उस पर फेंकती है, पर रिक ये नहीं समझता कि ये एक चैलेंज है, तो वो ग्लव को उठा लेता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो गंदा हो जाए। बदकिस्मती से परंपराओं के मुताबिक ग्लव को उठाने का मतलब है लड़ाई करने का इरादा, तो एंजलिका खुशी से उनके लड़ाई करने के लिए जगह सेट कर देती है। उसका कहना था कि उसे रिक को सजा देने में काफी मजा आएगा, पर अगर उन्हें यह करना है तो रूल्स के हिसाब से करना होगा। फिल्म किंगडम में ड्यूल्स में विनर लूजर के लिए सजा सेट कर सकता है, तो वो सजा सेट करती है कि लूजर को विनर की जिंदगी भर सेवा करनी होगी। एंजलिका असल में एक सेकंड क्लास रॉयल नाइट है, पर रिक को नहीं पता था कि एक सेकंड क्लास नाइट कितना ताकतवर होता है, तो रीनेट उसे समझाती है कि सेकंड क्लास नाइट लगभग बी रैंक के बराबर होते हैं। ये सुनते ही रिक टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बी रैंक के एडवेंचरर्स बड़े राक्षसों को अकेले ही मार सकते हैं, पर रीनेट को ये बड़ी बात नहीं लगती और वो रिक से कहती है कि ध्यान रखे कि लड़ाई में वो एंजलिका को मार ना दे। रिक सोचता है कि बी रैंक के खिलाफ खुद को रोकना नामुमकिन था, जबकि वो अभी भी एफ रैंक है क्योंकि उसे अब तक अपनी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। तो रीनेट कहती है कि वो अपनी पिछली 2 साल की ट्रेनिंग पर विश्वास करे, बस और कुछ नहीं। अचानक से सारी डरावनी ट्रेनिंग की झलक उसके दिमाग में आ जाती है और वो उल्टी कर देता है। रिक उसे ऐसी टॉर्चर याद दिलाने के लिए रीनेट को कोसता है और वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो ये सब सर्वाइव कर सकता है तो उसे एंजलिका को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आखिरकार वो कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर पार्टी का मेंबर है, तो उसे अपने आप पर थोड़ा सा तो विश्वास रखना चाहिए ना। रिक मानता है कि वो सही है और वो बिना डर के एंजलिका का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो एक सेकंड क्लास नाइट के खिलाफ कैसे टिक पाएगा, पर अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। इधर एंजलिका कॉन्फिडेंट है कि वो रिक से बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो वादा करती है कि वो उस पर रहम खाएगी ताकि वो मर ना जाए। बस फिर क्या था, वो अपने हमले को तैयार करने लगती है, जिसके बाद वो ब्लिंक स्टेप इस्तेमाल करके रिक के पास से गुजर जाती है ताकि उसे अपनी स्पीड दिखा सके। उसकी इसी स्पीड ने उसे लाइट स्पीड एंजलिका का टाइटल भी दिलाया है, और इधर रिक सच में हैरान है, पर उस वजह से नहीं जो एंजलिका सोच रही है। एंजलिका कहती है कि वो अपने नेक्स्ट हमले से उसे खत्म कर देगी, तो वो फिर से ब्लिंक स्टेप का इस्तेमाल करती है, और जब वो रिक के पास से आ रही है तो वो यकीन नहीं कर पाता क्योंकि एंजलिका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रिक को समझ नहीं आ रहा था कि किस बेवकूफ ने उसे वो टाइटल दिया था, क्योंकि वो उसकी नॉर्मल रनिंग स्पीड से भी स्लो है। रिक आसानी से उसके हमले से बच जाता है और एंजलिका यकीन नहीं कर पाती क्योंकि एक एफ रैंक एडवेंचरर के लिए उसकी स्पीड से मैच करना नामुमकिन होना चाहिए था। असल में सिर्फ फर्स्ट क्लास नाइट्स ही उसकी स्पीड का मुकाबला कर पाए थे, तो वो ये मानती थी कि रिक इस बार लकी था, पर अब ऐसा फिर नहीं होगा। बस फिर क्या था, वो ब्लिंक स्टेप का एक बार फिर से इस्तेमाल करती है, पर रिक की नजरों में वो अब भी बहुत स्लो है। वो सोचता है कि वो आखिरकार बी रैंक तक पहुंची कैसे। उसे लगने लगता है कि शायद वो एक्चुअली में काफी ताकतवर है, पर जैसे ही वो एंजलिका के हमले को डॉज करने की तैयारी कर रहा था तो वो तभी एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और वो अनजाने में वर्टिकल बेब्लेड अटैक को अनलॉक कर देती है,
रिक इन हमलों को समझ ही नहीं पाता, तो उससे बचने में उसे काफी परेशानी होती है। और जब तक एंजेलिका खुद को रोकती है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया होता है कि वो खुद को ताकतवर कैसे कह सकता है, क्योंकि वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर ना ही एंजेलिका इसके लिए तैयार थी, क्योंकि उसने ये प्लान ही नहीं किया था। वो शांत रहने की कोशिश करती है, शांत शांत, और रिक से कहती है कि वो काफी इंप्रेस है, क्योंकि उसने उसके लास्ट हमले को डॉज कर लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती थी। पर इसका मतलब है कि उसे रिक को हराने के लिए और भी तेज होना होगा। वो अपनी खास टेक्निक इस्तेमाल करती है, जो उसे नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा तेज मूव करने देती है। पर जबकि वो 3 गुना ज्यादा तेज है, इधर रिक को वो अब भी बहुत स्लो लगती है। पर रिक बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पास और कौन से ट्रिक्स हैं। इसीलिए वो डॉज करने का फैसला करता है। और इधर एंजेलिका हैरान है कि रिक अब भी उसकी स्पीड कैसे मैच कर सकता है। वो अपनी एनर्जी खत्म होने से पहले ये टेक्निक सिर्फ 2 और बार इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए वो अपना सब कुछ लगा देती है और एक आखिरी हमले के लिए जाती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है। इसलिए रिक उसे मुक्के से रोकने की कोशिश करता है और जमीन में एक होल बना देता है। एंजेलिका समझ जाती है कि अगर ये मुक्का उसे लग जाता तो वो मर जाती, इसीलिए वो रिक से डर जाती है और पूछती है कि वो असल में है कौन। ये सुनते ही रिक सिर्फ इतना कहता है कि वो एक पुराना रिसेप्शनिस्ट है जो एडवेंचरर बनना चाहता है। वो एंजेलिका के साथ अपनी लड़ाई कंटिन्यू करने के लिए एक्साइटेड है, इसलिए वो हॉल से बाहर निकलता है। पर एंजेलिका तुरंत सरेंडर कर देती है ताकि वो मर ना जाए। रिक समझ नहीं पाता कि वो गिव अप क्यों कर रही है। बस उसके सरेंडर करने से वो विनर बन जाता है। ये हिप हिप हुर्रे! और एंजेलिका द्वारा सेट की गई सजा के मुताबिक अब उसे अपनी जिंदगी रिक की सेवा में बितानी होगी। एंजेलिका उस सजा के बारे में बिल्कुल भूल गई थी, तो वो जो कर सकती है वही करती है और वो वहां से भाग जाती है। रिक को अपनी शर्त की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो उसका पीछा भी नहीं करता। और एग्जाम के रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, इसलिए उसे चेक करने के लिए वहां से जाना पड़ता है। इसी वक्त रीनेट रिक को बताती है कि उसके बाकी गुरु भी उससे मिलने के लिए आने वाले हैं। और रिक ये बात सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है। रिक और रीनेट अभी के लिए एग्जाम सेंटर वापस जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि रिजल्ट्स जल्दी उनके एग्जाम टिकट्स के थ्रू अनाउंस होंगे। भाई साहब देखो, अगर आप पास होते हैं तो आपका टिकट ब्लू ग्लो करेगा और आपको एग्जाम्स के सेकंड स्टेज में आगे जाने की अनुमति होगी। लेकिन अगर कोई और कलर आया तो हो सकता है कि आप फेल हो गए हों। इधर रिक बहुत चिंता में है कि शायद वो एग्जाम में फेल हो जाए, तो रीनेट उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, तूने अच्छा किया है रिक, तूने अच्छा किया है। उसकी बातों से खुश होकर रिक सोचता है कि कितनी अच्छी है यार ये, काश ये 10 साल पहले मिली होती तो इससे शादी कर लेता। पर तभी वो उसे धमकी देती है कि अगर वो फेल हो गया तो उसकी ट्रेनिंग 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। तभी रिक का कार्ड ग्लो करने लगता है और वो घबराहट में उसे उठाता है और उसे ये देखकर खुशी होती है कि वो पहला एग्जाम पास कर चुका है। ये वो हॉल से रीनेट के साथ निकलता है, पर जैसे ही वो बाहर कदम रखता है एक भयानक बदबू उसकी नाक में घुसती है। छी 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 छी। और वो देखता है कि एक अमीर आदमी सीधा रीनेट की तरफ आ रहा है और वो तुरंत अपना परिचय कराता है, डायरम्यूट फैमिली के सबसे बड़े बेटे रास्टर डायरम्यूट के रूप में। रिक पहले ही डायरम्यूट फैमिली के 2 मेंबर से लड़ाई कर चुका है, पर इस बार रास्टर रिक के लिए नहीं आया है, वो रीनेट के साथ अपना चांस लेना चाहता है। रिक रास्टर से अपना परिचय कराने की कोशिश करता है, पर रास्टर को एक 30 साल के आदमी से कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए वो वापस रीनेट से बात करने लगता है और कहता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी से डीपली प्यार करता है और चाहता है कि रीनेट उसके साथ चले ताकि वो उसकी दूसरी बीवी बन सके। दूसरी बीवी? यहां रिक लाइन क्रॉस होती देखकर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो रीनेट को रास्टर जैसे किसी आदमी के हाथों में नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो रीनेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। रास्टर को अब अपना चांस लेने का कोई हक नहीं था। इसके बाद रास्टर नीचे देखता है और नोटिस करता है कि रिक के हाथ में एग्जाम कार्ड है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी F रैंक पर है। अब रास्टर को बहुत मजा आता है ये सोचकर कि रिक जैसा एक बूढ़ा आदमी अभी भी लोएस्ट रैंक पर है। रिक अपनी सफाई में कहता है कि रास्टर भी एग्जाम देने के लिए कुछ ज्यादा बूढ़ा है, क्योंकि वो कम से कम 25 का तो लगता है। पर रास्टर सिर्फ हंसता है और रिक को बताता है कि वो यहाँ स्टूडेंट के तौर पर नहीं है, उसने ये टेस्ट 14 साल की उम्र में ही पास कर लिया था। असल में वो एक A रैंक एडवेंचरर है और वो एग्जाम के सेकंड पार्ट के लिए इंस्ट्रक्टर के तौर पर यहाँ है। रिक पर अपना दबदबा बनाने के बाद रास्टर वापस रीनेट की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर के लिए जाना चाहेगी, पर रीनेट उसे सीधा सीधा मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ रिक के साथ जाएगी। पर ये जो तुम्हारा परफ्यूम है ना, इसने मेरी नाक के बाल जला दिए। उसकी ये बात सुनकर रास्टर भड़क गया और वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि वो रीनेट को अपने साथ नहीं ले जा सकता। और वो अब कसम खाता है कि अगर वो रिक के एग्जाम का इंचार्ज बना तो वो उसे जितना हो सके उतना परेशान करेगा और उसके बाद रीनेट उसे प्यार करने लगेगी। सुना तुमने? रास्टर के जाने के बाद रिक प्रार्थना करता है कि उसे एग्जाम के दौरान रास्टर का सामना ना करना पड़े, पर फिर वो देखता है कि रीनेट अब भी उससे चिपकी हुई है और वो शर्माकर पीछे जाता है। वो रीनेट से माफी मांगता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहने के लिए, पर रीनेट कहती है कि उसे इसके लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रास्टर से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया और इससे उसे बहुत खुशी हुई। इसी बीच रास्टर गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि वो रीनेट को अपनी दूसरी बीवी नहीं बना सका। तभी उसके दोनों भाई बहन उसके पास दौड़ कर आते हैं और फ्रीड कहता है कि एक बूढ़ा आदमी एग्जाम के दौरान उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, जबकि एंजेलिका शिकायत करती है कि उसी बूढ़े आदमी ने उसे एक ड्यूल में हरा दिया और उसे अपना नौकर बनाना चाहा, जबकि उसने ही बैट शुरू की थी।
अब बताओ, उनके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे उन्होंने तो कुछ गलत करा ही नहीं था। ये बात सुनते ही राष्ट्र नाराज हो जाता है कि कोई उनकी फैमिली को ऐसे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और जब उसे पता चलता है कि ये सब रिक ने किया है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास बदला लेने का एक बहाना है। कुछ देर बाद मॉक बैटल शुरू होने वाली है और रिक इसके बारे में बहुत नर्वस है। रीनेट उसे कहती है कि एग्जाम के दौरान ध्यान रखे और वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल में रखे, पर रिक तो अभी भी मानता है कि वो कमजोर है। रिक ये नहीं समझ पाता कि उसे अपनी शक्तियां उन लोगों के सामने रोकने की क्या जरूरत है जो उससे ज्यादा ताकतवर होंगे, और उसे अभी भी राष्ट्र की चिंता है, क्योंकि अगर वो उसके टेस्ट का इंचार्ज हुआ तो बहुत बुरा होगा। तभी रिक और रीनेट की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम लैंक्स है, और वो कहता है कि वो रिक के एग्जाम का इंचार्ज होगा, और रिक तुरंत खुशी मनाता है क्योंकि अब उसे एक चिंता कम है। लैंक्स आगे कहता है कि वो हैरान है कि रिक इस उम्र में एडवेंचरर बनने के लिए नौकरी छोड़ रहा है, पर वो इसे बुरा नहीं कहता, बल्कि उसके लिए तो ये अभी भी इंस्पायरिंग है कि रिक अभी भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, और वो इस बात से खुद को रिलेट कर सकता है क्योंकि उनकी उम्र लगभग सेम ही है। लैंक्स ने 24 साल की उम्र में ही एडवेंचरर बनना शुरू किया था, पर पिछले 20 सालों में वो सिर्फ बी रैंक तक ही पहुंच पाया है, पर अगर वो अपने गोल्स अचीव करना चाहता है तो उसे ए रैंक तक पहुंचना होगा। रिक को इतनी मेहनत करता देखकर उसे भी मोटिवेशन मिली है कि वो अपना बेस्ट दे, और वो अपकमिंग मॉक बैटल में रिक को टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड है, पर वो उस पर आसानी नहीं करेगा। और कॉर्नर में हम देखते हैं कि रास्टर छिपा हुआ है। रिक से मिलने के बाद जब लैंक्स सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तभी रास्टर उसके पीछे आ जाता है एक ऑफर के साथ, जो कि एक धमकी भी है। इसी वक्त रिक और रीनेट लॉकर रूम में वेट कर रहे हैं, और रिक अब पहले से काफी बेटर मूड में है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लैंक्स अपना इंस्ट्रक्टर मिला है। पर तभी कोई आकर अनाउंस करता है कि लैंक्स अचानक से बीमार हो गया है, तो वो अब इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम नहीं कर पाएगा, और उसकी जगह गेस व्हाट, किसको चार्ज दिया गया होगा? जी हाँ, बिल्कुल रास्टर को। ये सुनते ही रिक घबराने लगता है। रीनेट उसे बताती है कि रास्टर ने शायद कुछ गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं ये सब करने के लिए, और क्योंकि वो एंजेलिका और फ्रीड से जुड़ा हुआ है तो वो शायद रिक से बदला लेने की सोच रहा है। इधर कमरे में दूसरे स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि रास्टर का आपके एग्जाम का इंचार्ज होना कितना बुरा है भाई, कितना बुरा है, और जबकि वो डायर म्यूट फैमिली का एक घमंडी सदस्य है उसके बारे में ये अफवाह भी है कि उसे एफ रैंक एडवेंचरर्स को पीटने में कितना मजा आता है, और हर साल वो किसी एक एडवेंचरर को टारगेट भी करता है और उसे फेल करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, जो कि रिक के लिए बुरी खबर है क्योंकि रास्टर तो अभी भी उससे नफरत करता है। बाद में रास्टर बाहर एक अनजान उम्मीदवार को टेस्ट कर रहा है। वो आइस ब्लास्ट से उस पर हमला करता है और उस आदमी को नॉक आउट कर देता है। और जब वो उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था तभी अचानक से उसे एलीट ग्रुप का एक मैसेज आया। इसी बीच रिक अंदर इधर उधर घूम रहा है क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली है और उसे नहीं पता कि वो रास्टर का सामना कैसे करेगा। रीनेट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस बात को लेकर इतनी टेंशन में है, क्योंकि उसे सिर्फ रास्टर को हराना है, पर रिक सोचता है कि रास्टर को हराना नामुमकिन है क्योंकि वो ए रैंक एडवेंचरर है, जबकि रिक तो एफ रैंक का है। वो मानता है कि अगर वो रास्टर का सामना करेगा तो वो मर जाएगा, पर अगर वो पीछे हटेगा तो उसकी ट्रेनिंग 3 गुना आगे बढ़ जाएगी। बस इसके बाद रीनेट रिक के सामने आती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी स्किल्स पर सच में विश्वास नहीं है। वो काफी गंभीरता से मानता है कि वो एक अधूरा एडवेंचरर है, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत देर से ये नौकरी बदली थी और लोग उसे हमेशा कहते थे कि वो इसके लिए बहुत बूढ़ा है। लेकिन रीनेट ने उसे समझाया कि दूसरों की बात सुनकर उसे अपने कॉन्फिडेंस को नहीं हिलाना चाहिए, चाहे रिक खुद पर विश्वास करे ना करे, पर वो करती है। उसने रिक को अपने भरोसे पर भरोसा करने को कहा कि जब मैं बोल रही हूँ ना तू जीतेगा तो तू जीतेगा। रिक उसकी बातों के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तभी एक नकाबपोश लड़का रिक के पास आता है और उसे फ्री में भविष्य बताने का ऑफर करता है। साथ ही वो कहता है कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, जबकि ये सब बहुत अजीब सा है। रिक फिर भी फैसला करता है कि वो इसके साथ जाएगा, पर जैसे ही रिक बैठता है रीनेट चेयर पर एक जादुई सर्कल देखती है, तो वो रिक को सावधान करने की कोशिश करती है कि ये एक चाल है, पर इसमें वो देरी कर देती है और रिक तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद लड़का अपना नकाब हटाता है और दिखाता है कि वो असल में फ्रीड है और वो खुश है कि वो रिक को अपने जाल में फंसाने के लिए कामयाब रहा। पर उसे खुद को टेलीपोर्ट करने का प्लान बनाना चाहिए था, क्योंकि रीनेट बहुत गुस्से में है और उसे कॉलर से पकड़कर दीवार में छेद कर देती है। वो फ्रीड से पूछती है कि रिक को कहां टेलीपोर्ट किया गया है, लेकिन फ्रीड पहले तो बताने से मना कर देता है। पर जब रीनेट उसकी पलके काटने की धमकी देती है तो फ्रीड बताता है कि उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक किसी को ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक ही भेज सकता है, तो रिक अभी भी आसपास ही है। इसी बीच रिक ट्रेनिंग सेंटर के पीछे रिवर पर पहुंच जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया। तभी एलीट गार्ड्स उसके सामने आए और रिक को बताया जाता है कि बदकिस्मती से उन्हें ऑर्डर्स है कि वो उसे पीटेंगे। उन्होंने बताया कि वो डायर म्यूट फैमिली के एलीट गार्ड्स हैं। बस रिक समझ जाता है कि रास्टर और दूसरे लोग इसके पीछे हैं। वो नहीं चाहते कि रास्टर के हाथ गंदे हो, तो वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि रिक एग्जाम में पहुंच ही ना पाए। रिक उन्हें बेशरम कहता है उसे रोकने की कोशिश करने के लिए, ताकि वो अपना एग्जाम मिस कर दे। जब वो सोच रहा होता है कि आगे क्या करे तो उसकी नजर पास के पहाड़ी पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो उसके पार्टी के सीनियर मेंबर्स हैं और वो उनसे लाइट गार्ड से भी ज्यादा डरता है। उसके पार्टी मेंबर्स नीचे कूद कर रिक से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसे एग्जाम देने जाना है। वो लाइट गार्ड की जान बचाने के लिए एक झूठ गढ़ लेता है कि वो बस उसकी तैयारी में मदद कर रहे थे, जिस पर ब्रोसोन ने कहा कि अगर ट्रेनिंग चल ही रही है तो मैं भी 2-2 हाथ कर लेता हूँ। पर रिक जानता है कि ब्रोसोन के साथ ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है।
इसके बाद उसने एलीट गार्ड के लीडर को चेतावनी देते हुए कहा कि भाई प्लीज यहाँ से चले जाओ अगर अपनी जान प्यारी है तो, वरना उनकी जान खतरे में है। लीडर उसे सीरियसली नहीं लेता और अपनी टीम को ब्रोसन को मारने के लिए कहता है, पर जैसे ही उनमें से एक ब्रोसन के सर पर तलवार से वार करता है, तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ब्रोसन बस वहां खड़ा रहता है। ये देखकर वो उस आदमी की तारीफ करता है कि उसने अपने शरीर को अच्छे से मजबूत किया है। अब आदमी गुस्से में उस पर मुक्के से हमला करने का फैसला करता है, लेकिन ये तो अपनी ही मौत को इन्विटेशन दे रहा है, क्योंकि ब्रोसन उसका हाथ पकड़कर उसे इतना दबा देता है कि वो नीला हो जाता है। पर ब्रोसन उसे बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक है जो उसके हाथ को ठीक कर देगी। एलीट गार्ड का लीडर अब समझ रहा है कि उसने इन लोगों पर हमला करके शायद गलती कर दी है और उसे इनकी असली शक्ति का अंदाजा हो गया है। इन सब के बीच मेजेट रिक से पूछता है कि क्या एलीट गार्ड सच में उससे लड़ने आए हैं। रिक कंफर्म करता है तो मेजेट कहता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं इसे शांति से हैंडल कर लूंगा। फिर वो एक सुपर फायर बैरल MK3 राइफल निकालता है और रेंज में सब पर फायर करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है, जिस वजह से रिक उस पर चिल्ला उठा, तूने सबको मार दिया, जबकि उसने कहा था कि वो इसे शांति से संभालेगा। लेकिन मेजेट कहने लगा कि शायद इनमें से कोई जिंदा है अभी। एक आदमी एलिस को कैदी बनाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल सके, पर उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर ब्रोसन कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो धीरे से मेरे पास से हट जाओ, पर आदमी नहीं सुनता और एलिस को चुप कराने के लिए उस पर वार करता है और उसकी किस्मत वहीं बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एलिस उसे भाप बना देती है। इधर एलीट गार्ड के बाकी मेंबर्स यकीन ही नहीं कर पाते कि हुआ तो हुआ क्या, पर लीडर समझ गया है कि क्या चल रहा है, तो वो उन्हें बताता है कि ये वैम्पायर लड़की लाखों में एक है जो सिर्फ 10 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगर है। मेजेट एक बोना है जो इतना स्किल्ड है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है जो किसी ने पहले नहीं देखी। ब्रोसन एक ऑर्क है जिसके पास अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धि है, यानी कि दिमाग है। ये सब S रैंक एडवेंचरर्स है, मतलब इनके पास आम सोच से परे शक्ति है। और इसके ऊपर ये सब एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिसमें सिर्फ S रैंक एडवेंचरर्स है। लीडर ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे ताकतवर लोगों को खुद देख पाएगा, तो अब जब देख ही लिया है तो वो स्मार्ट काम करता है। वो तुरंत एलीट गार्ड्स की नौकरी छोड़ देता है कि भैया अगर जान रही तो और पैसे कमा लेंगे, पर जो लोग नहीं भागे उन्हें एलिस से डील करना पड़ा। तो रिक बस उनकी चीखों को नजरअंदाज करके अपने एग्जाम पर फोकस करने की कोशिश करता है। इसके बाद रिक वापस रिनेट के पास पहुंचता है जब वो फ्रीड से निपट चुकी होती है और जल्द ही उन्हें लैंक्स मिलता है जो बुरी तरह से पीटा गया है, भाई बुरी तरह से। पहले रास्टर ने लिंक्स को कोने में लिया और उससे पूछा कि तेरा सपना क्या है, और जब लिंक्स ने जवाब दिया कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता है, तो रास्टर ने कहा कि उन बच्चों को भूल जाओ और उसके सपने देखने की हिम्मत करने के लिए ही उसे पीट दिया। रास्टर ने वैसे ये सब रिक तक पहुंचने के लिए किया और रिक इस पर बहुत गुस्सा है। पहले तो वो डरा हुआ था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो रास्टर की छिताई करेगा, पर उससे पहले मिली अडोल्फ से। अडोल्फ के पास एक ऐसी खास शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को देखकर ये बता सकता है कि आखिर उसके अंदर कितनी ताकत है, और इसे साबित करने के लिए वो एक अनजान एग्जामिनी को देखता है और पता लगाता है कि वो बिल्कुल कमजोर है। तो माना जा सकता है कि वो तुरंत रास्टर द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी तरफ रास्टर एक पावर हाउस है और उसका जादू बहुत ज्यादा ताकतवर है। अडोल्फ को ये सब देखकर थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि ताकतवर लोगों को स्कैन करना उसकी आंखों पर जोर डालता है, जिसके चलते जब उसने रिक को देखा तो वो सीधा अंधा हो गया। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। इसी बीच स्टैंड्स में रिक की पुरानी कोवर्कर रिनेट के पास आती है और अपना नाम एलिसा ग्रैंगर बताती है और कहती है कि उसने पहले दिन रिक को रिनेट के साथ देखा था। तो जब रिनेट बताती है कि वो रिक की पार्टी का हिस्सा है तो अलीसा ये सुनकर खुश हो जाती है कि रिक के नए दोस्त हैं, और क्योंकि सब रिक का टेस्ट देखने की तैयारी कर रहे थे तो रिनेट ने उसे उनके साथ बैठने को कहा और वो खुशी से मान जाती है और सीट्स की तरफ बढ़ती है। पर ब्रोसन को वहां देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो एक ऑर्क है। तभी मेजेट देखता है कि रिनेट के पीछे एक लड़की खड़ी है, तो रिनेट उसका परिचय रिक की पुरानी कोवर्कर के रूप में करवाती है और अलीसा सबको हेलो करती है। हेलो हेलो हेलो। मेजेट देखता है कि अलीसा के संतरे काफी बड़े हैं, तो वो तुरंत उसे अपने पास बैठने का ऑफर देता है, आइए बैठिए ना। पर रिनेट ने अलीसा को मेजेट का शिकार नहीं होने दिया और अब रिक एरिना में आता है। तो ब्रोसन रिनेट से पूछता है कि उसके ख्याल से रिक एग्जाम में कैसा करेगा। वो पूरे भरोसे से कहती है कि रिक बिना किसी दिक्कत के एग्जाम को पास कर लेगा, पर अलीसा को लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। वो कहती है कि रास्टर एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो ई रैंक एडवेंचरर्स को बुरी तरह से पीटने के लिए जाना जाता है, पर अगर रास्टर सिर्फ ए रैंक है तो ब्रोसन को ये यकीन है कि रिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लड़ाई शुरू होने वाली है। इधर एंजेलिका और फ्रेड जो कि बुरी तरह से जख्मी है, रिक को सबक सिखाने के लिए चीयर्स करते हैं और रास्टर का भी इरादा यही है। उसे नहीं पता था कि रिक उन लोगों से कैसे बच गया जो उससे पीटने वाले थे, पर वो लोग उसके जितने ताकतवर नहीं थे। रिक रास्टर से पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बना और रास्टर जवाब देता है कि उसने ये सिर्फ स्टेटस के लिए किया था, क्योंकि जब तक उसके पास हाई रैंक है वो नए खिलाड़ियों को मजे के लिए पीट सकता है। अगर उसकी वजह इतनी खोखली है तो रिक कहता है कि वो किसी भी हालत में उससे हार नहीं मानने वाला। रास्टर लेवल 1 आइस जादू रिक पर फायर करके शुरू करता है और जानबूझकर मिस करता है, पर रिक एक इंच भी नहीं हिलता। वो रिक का मजाक उड़ाता है कि वो डर के मारे जम गया है
पर असली वजह यह है कि रीनेट ने उसे सलाह दी थी कि लड़ाई के 1 मिनट पहले वो अपने आप को शांत करे और रास्टर की मूवमेंट्स को देखे। रास्टर इस बार सच में हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो रिक पर एक लेवल 3 फायर जादू कास्ट करता है और रिक रास्टर द्वारा इतनी जल्दी जादू कास्ट करने से इंप्रेस्ड है, पर उसे ऑब्जर्व करते रहना है, इसलिए वो डॉज नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, फायर ब्लास्ट सीधा रिक को हिट करता है। इधर अलीसा को रिक की चिंता होने लगती है, लेकिन रिक बिल्कुल ठीक होता है। ब्रोस्टन अलीसा को बताता है कि रिक इतना ताकतवर है कि ऐसा ब्लास्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने समझाया कि अगर जादू में किसी को कामयाब बनना है तो छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वरना उस कैटेगरी में ग्रोथ की कोई उम्मीद नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा कोई 20 साल तक सीख सकता है, लेकिन क्योंकि रिक ने तो अपनी ट्रेनिंग ही लगभग 30 साल की उम्र में शुरू की थी, तो वो जादू में तो एकदम नल्ला ही है, लेकिन उसने बाकी हर चीज में जबरदस्त ट्रेनिंग की है। ब्रोसन ने उसकी फिजिकल ताकत ट्रेन की और रिक को ऐसी चीजें करवाई जैसे कि गांव के बीच भागना, पर 900 किलो वजन के साथ, और जहरीले सांप उसका पीछा करते थे। ब्रोसन ने रिक की ताकत बढ़ाने के लिए सब कुछ किया और मेजेट ने उसकी माना कंट्रोल ट्रेनिंग करी। ये आश्चर्य की बात थी कि मेजेट ने ट्रेनिंग को आधे में नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे काम करना पसंद ही नहीं है। पर जब रिक की बात आई तो वो चाहता था कि रिक अच्छी मैजिकल डिफेंसेस बना सके, वरना अब तक तो वो राख बन चुका होता। साथ ही रीनेट ने भी रिक को बहुत बढ़िया ट्रेन किया है, और ये सुनकर अलीसा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि रीनेट तो एक काम वाली है। रिक ने सब कुछ दांव पर लगाकर उनसे सीखा है, तो उसके पास पहले से ही एस रैंक एडवेंचरर की शक्ति है। हालांकि उसे यह एहसास नहीं है, क्योंकि ब्रोसन ने हमेशा ही उसे डराया था कि एफ रैंक एडवेंचरर उससे ज्यादा ताकतवर है। अब रास्टर एक और जादू कास्ट करने वाला है। वो रिक और लैंक्स को उनके एडवेंचरर बिजनेस में इतनी देर तक टिकने के लिए इंसल्ट करता है, और ये कहते हुए वो अपने स्किल ट्री के हर एलिमेंट हमले को रिक के ऊपर दाग देता है। जब तक वो खत्म करता है तो उसे लगता है कि रिक मर गया होगा, या कम से कम बुरी तरह घायल होगा, पर उसके और उसके भाई बहनों की उम्मीद के खिलाफ रिक बिना एक स्क्रैच के सब कुछ झेल लेता है। रास्टर इस बात से परेशान होता है कि रिक कितना ढीठ है, तो वो फैसला करता है कि अब वो रिक को अपने हाथों से खत्म करेगा। इसीलिए वो अपने हाथों और पैरों पर एक मजबूत जादू कास्ट करता है और रिक पर हमला करने के लिए दौड़ता है। और जैसे ही रास्टर ने रिक को पहला मुक्का मारने की कोशिश की, तो रिक ने बड़ी ही आसानी से उसे रोक दिया और रास्टर को पीछे उड़ा दिया। उसने कभी भी अपनी पावर को बेहतर करने का समय नहीं दिया, ना ही उसकी कोशिश की, तो उसके पास रिक से ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन रिक ने बहुत मेहनत की है, और वो नेचुरली टैलेंटेड चाहे ना हो, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वो किसी को भी उखाड़ कर फेंक देगा। रास्टर रिक के कामयाब काउंटर मुक्के को एक तुक्का मानता है। एक तो यार ये ताकतवर लोग ना जल्दी विश्वास ही नहीं करते किसी चीज पर, इसीलिए अब वो सीरियस होकर रिक को हराने के लिए एक फुल ताकतवर जादू कास्ट करेगा। पर जादू दिखता चाहे कितना भी खतरनाक हो, रिक उसे एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और रास्टर के नाकामयाब जादू के लिए उसका मजाक उड़ाता है। अलीसा समझ नहीं पाती कि रिक अपनी लो मना कैपेसिटी के साथ इतने हाई लेवल जादू को कैसे ब्लॉक कर सकता है, तो मेजेट समझाता है कि रिक ने अपने मना इस्तेमाल पर बहुत अच्छा कंट्रोल सीख लिया है। अब जबकि रास्टर के पास ज्यादा मना है, तो रिक 100 गुना 1000 गुना कम मना इस्तेमाल करके भी रास्टर के जादू कास्टिंग को मैच कर सकता है। अब रास्टर का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, तो वो अब एक लास्ट हमला करने की कोशिश करता है ताकि प्रूव कर सके कि वो ज्यादा ताकतवर है। पर रिक उसके लिए बहुत फास्ट है, जो रास्टर को आयरन बॉडी डिफेंस मैजिक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। इस पॉइंट पर रास्टर समझ गया है कि रिक के पास एक एवरेज ई रैंक से ज्यादा पावर है, पर वो अब भी दावा करता है कि अब तक वो सिर्फ लकी रहा है। लेकिन रिक अब और धोखे में नहीं आएगा। वो जानता है कि अब तक सब उसकी शक्ति का नतीजा है, और इसके ऊपर रिक ने अब तक कोई भी ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रास्टर को ओवर पावर कर रहा है। रास्टर समझ आता है कि वो अब इससे और धोखा नहीं कर सकता, इसलिए वो रिक से पूछता है, भाई तू इतना ताकतवर कैसे बन गया? तेरे पास तो जादुई शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम है। पर रिक को ये बेइज्जती लगती है कि रास्टर ये सोचता है कि उसने कोई चालाकी इस्तेमाल की है। रिक बताना शुरू करता है कि उसे ड्रैगन्स के बीच में फेंक दिया गया था, और जब तक उसने उन्हें हरा नहीं दिया तब तक उसे निकलने नहीं दिया गया। उसे बहुत ताकतवर एक्सप्लोजन से बार बार उड़ाया गया, और फिर उसे राक्षस गू के तालाब से तैरने के लिए मजबूर किया गया जब तक कि वो उसमें डूबने नहीं लगा। अलीसा यकीन नहीं कर पाती कि रिक ये सब झेल गया, पर असल में रिक ये सब झेल नहीं पाया था। वो कई बार मरने की कगार पर था, लेकिन ब्रोसन का हीलिंग मैजिक बहुत ज्यादा ताकतवर है, बस उसे जल्दी से अप्लाई कर लेना चाहिए। अब चाहे रिक कितनी भी बार क्यों ना मर जाए, वो हमेशा उसे वापस जिंदा ले आते थे, और इसी तरह उसने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को एक्सीड किया। तो अगर मेजेट ने ट्रेनिंग के लिए उसे क्लिफ से धक्का दे दिया और वो मर गया, तो वो बस ब्रोसन को बुला लेते थे उसे हील करने के लिए। ऐसा ही एलिस की ट्रेनिंग और रीनेट की ट्रेनिंग के साथ हुआ, जिससे कई लाइफ एंडिंग इंजरीज हुई। रास्टर इन सब पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर रिक के पास ऐसा कोई तरीका है भी ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करने का, तो उसके पास ऐसी क्या वजह होगी कि वो अपने आप को नर्क से गुजारे। रिक कहता है कि उसका सपना है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर राक्षस कैसर एलपी को मार दे। ये बात सुनते ही रास्टर उस पर हंसने लगता है, क्योंकि उसके ख्याल से वो राक्षस सिर्फ एक पुरानी कहानी है, पर असल में वो राक्षस सच में है, और ऑर्कलम पार्टी का मकसद ही उसे एक दिन खत्म करना है। इधर रास्टर नहीं मानता कि वो राक्षस है, और वो रिक को बच्चों की कहानी पर विश्वास करने के लिए बेवकूफ कहता है। पर रिक को फर्क नहीं पड़ता कि रास्टर उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके मिशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब रास्टर रिक की कहानियां सुनने से तंग आ चुका है। वो कहता है कि अब वो इस लड़ाई को एक बार में ही खत्म करेगा, और एक लेवल 7 बाइंडिंग जादू इस्तेमाल करके रिक को जगह पर रोक लेता है। फिर वो अपने सबसे ताकतवर जादू का चैंट शुरू करता है, लेवल 8 इद्रिस एल्विन मैक,
इससे रास्टर को लगता है कि उसने लड़ाई जीत ली है, क्योंकि रिक इस ताकतवर जादू को ओवरपावर नहीं कर पाएगा। पर रिक एक लेवल 1 एयर शॉट चार्ज करने लगता है लड़ाई बैक करने के लिए। रास्टर उस पर हंसता है और कहता है कि लेवल 1 जादू उसके लेवल 8 जादू को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी रिक बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसका एयर शॉट रास्टर के वाइन मैग को हरा देगा, क्योंकि रास्टर ने यह जादू बहुत कम बार इस्तेमाल किया है और उसने इसे उसकी अटमोस्ट कैपेबिलिटीज तक रिफाइन नहीं किया है। दूसरी तरफ रिक ने अपने एयर शॉट को 100 मिलियन बार इस्तेमाल किया है और उसने ये सीख लिया है कि उसका फुल पोटेंशियल कैसे अनलीश किया जाए। कोई भी रिक के इस दावे पर यकीन नहीं करता कि उसने 2 साल में यह जादू 100 मिलियन बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। पर ब्रोसन अलीसा को यकीन दिलाता है कि रिक सच बोल रहा है। रास्टर अब भी नहीं मानता, वो रिक को जमीन में दबाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही रास्टर मुक्का मारने वाला था, रिक ने अपने हाथों और पैरों की हथकड़ियों को तोड़ दिया, जिसके बाद वो रास्टर से सीधे तौर पर टकराया। रास्टर को यकीन है कि अब उसने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन अब उसका जादू रिक की ताकत के सामने टूटने लगता है। जब रिक ने थोड़ी और जान लगाई तो वो रास्टर को स्टैंड्स में दूर तक फेंक देता है। काफी लोग यकीन नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या देखा। एक F रैंक एडवेंचरर ने A रैंक को हरा दिया। हालांकि रिक के दोस्त इस नतीजे की पूरी उम्मीद कर रहे थे। रिक लॉकर रूम में वापस आता है और दूसरे लोग उससे मिलने जाते हैं और उसकी लड़ाई जीतने पर उसे बधाई देते हैं। बधाई हो रिक, बधाई हो। खासकर अलीसा, जो उसकी शक्ति से बहुत हैरान थी। रिक आखिर समझता है कि वो सच में बहुत ताकतवर है और उसे नहीं पता था कि उसने ये पहले क्यों नहीं रियलाइज किया। पर वो अपने दोस्तों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू बोलता है। थैंक यू आप सबका। वो कहते हैं कि इतना फॉर्मली थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय तो उन्हें सबको बार में जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। पर उससे पहले रिक को रास्टर और उसके भाई बहन की आवाज सुनाई देती है, जो रूम में आ रहे हैं और रास्टर क्लियरली रिक के मुक्के से दर्द में है, पर वो इसके लिए इलाज लेने के लिए इनकार करता है। रिक उसे देखकर कहता है कि आज उसके मैच हारने का एक रीजन है। रास्टर रिक से कोई बेइज्जती सुनना नहीं चाहता, पर रिक उसे सच में एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है। वो रास्टर से कहता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने टेक्निक्स की संख्या लिमिट कर दी थी जिनको वो इस्तेमाल करता था, ताकि उन्हें पूरी तरह से मास्टर कर सके। तो अगर रास्टर ताकतवर बनना चाहता है तो उसे एक सिंगल टेक्निक को रिफाइन करना चाहिए जब तक उसे लगने ना लगे कि वो मरने वाला है। पर अगर तुम ये एडवाइस फॉलो नहीं करना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है भाई। रिक कहता है कि उसको रास्टर के भविष्य से बहुत उम्मीद है एक एडवेंचरर के तौर पर, और लगता है कि रास्टर ने आखिरकार कुछ ह्यूमिलिटी सीख ली है, क्योंकि वो चुपचाप रिक के पास से गुजरता है और वो उससे कहता है कि जब रिक का नेक्स्ट प्रमोशन एग्जाम आएगा तो रास्टर इंश्योर करेगा कि वो इतना ताकतवर हो कि सेकंड टाइम ना हारे। इसके बाद रास्टर वहां से चला जाता है और उसके भाई बहन उसके पीछे पीछे जाते हैं। पर जाने से पहले एंजलिका अपना सर झुकाकर रिक से उसको परेशान करने के लिए माफी मांगती है और फिर वो रास्टर को बाहर ले जाती है। उसके बाद ई रैंक एग्जाम्स ऑफिशियली कंक्लूड हो गए हैं, तो उन उम्मीदवारों के लिए अनाउंसमेंट की जाती है जो पास हुए हैं। जैसे ही नंबर्स बुलाए जाते हैं तो रिक अपना नंबर सुनने का इंतजार करता है और इसी बीच दूसरे लोग उसके लिए पहले ही पार्टी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उसके फेल होने का कोई चांस नहीं है। रिक अपना एग्जाम पास कर लेता है, पर वो इस पर उतना ज्यादा खुश नहीं दिखता जितना रीनेट उम्मीद कर रही थी, और इसका रीजन ये है कि उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। रिक अपने बचपन के समय को याद करता है जब उसने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक हीरो अल्टीमेट राक्षस केसियर अल्पी से लड़ रहा था, पर आखिरकार वो हीरो उसे हरा नहीं पाया। ये वो पल था जब रिक ने पहली बार डिसाइड किया था कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है, बिल्कुल उसके स्टोरी बुक वाले हीरो की तरह। पर उसकी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है, क्योंकि ये काम काफी डेंजरस है। तो उन्होंने प्यार से कहा कि बेटा मुझे ज्यादा खुशी होगी तू अगर कोई और करियर चूज करेगा। पर रिक के पिता इस बारे में कम मेहरबान थे और उन्होंने रिक से कहा कि उसे एक असली नौकरी लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी एडवेंचरर बनकर बर्बाद करने से पहले। एक दिन चेकअप के बाद रिक को उसके फिजिशियन ने बधाई दी कि उसके पास एक पैदाइशी खूबी है, पर रिक इस बात को मान नहीं पाता, क्योंकि पैदाइशी खूबी होना एक बहुत ही रेयर बात है। पर डॉक्टर ने याद दिलाया कि पैदाइशी खूबी ऐसी चीजें नहीं है जो मेहनत से जाग सकती है, उसे इस क्षमता को इस्तेमाल करने में समय लगेगा। पर रिक अब भी बहुत खुश है, क्योंकि इससे वो एक कामयाब एडवेंचरर बनकर अपने पेरेंट्स को बता सकता है। अगले दिन रिक उठकर अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास एक खूबी है और जब वो उसे इस्तेमाल करेगा तो ये बहुत अमेजिंग होगा। पर दिन जल्दी ही हफ्तों से महीनों में बदल गए और आखिरकार रिक को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि शायद वो अपनी पैदाइशी खूबी को कभी जगा ही नहीं पाएगा। उसके दोस्त उसके प्रति काफी सिंपैथी रखते थे और रिक को फिर भी एडवेंचरर बनने के लिए कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर्स के पास खूबी नहीं होती। साथ ही एडवेंचरर्स बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये बुरी नौकरी नहीं है। पर रिक एडवेंचरर पैसों के लिए नहीं बल्कि हीरो यमातो की तरह बनना चाहता था, और अब क्योंकि उसकी खूबी जाग नहीं रही थी इसलिए वो कभी टॉप का एडवेंचरर नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर एक आम सी नौकरी ले ली। रिक अपने पेरेंट्स को अपने डिसीजन के बारे में बताता है और वो खुशी से झूम उठते हैं ये सुनकर कि रिक ने आखिर अपने सपनों को छोड़ दिया है और एक नॉर्मल आदमी की तरह एक नौकरी करने के लिए तैयार है। अगले कुछ साल रिक रिसेप्शनिस्ट जॉब की ट्रेनिंग में गुजार देता है और कई एडवेंचरर्स को अपने सपने जीते हुए देखता है। समय के साथ साथ रिक रियलिटी से और ज्यादा दूर हो जाता है, जब तक कि वो अपनी मामूली जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वक्त बिताने में खुशी नहीं ढूंढ लेता। एक दिन अपनी पुरानी बुक्स देखते हुए उसे यमातो की लेजेंडरी एडवेंचरर्स वाली स्टोरी बुक मिलती है, पर अब तक वो उसके लिए सिर्फ एक पुरानी फेरी टेल थी जिस पर वो पहले विश्वास किया करता था। अगले दिन रिक काम पर जाता है और अलीसा अभी हायर हुई होती है।
वो सारे पेपर वर्क से काफी परेशान दिखाई दे रही है। रिक उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और उसे याद दिलाता है कि सीखने के प्रोसेस में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्द ही सब समझ जाएगी। एक और चीज वो उसे बताना चाहता है, क्योंकि उसने शहर में देखा है कि राक्षस ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और एक टीम जल्द ही उन्हें खत्म करने के लिए आने वाली है। अलीसा इस जानकारी के लिए उसे धन्यवाद बोलती है, क्योंकि अब वो फॉर्म्स पहले से ही रेडी कर सकती है। अलीसा जब पेपर वर्क करने जाती है तभी रिक का एक एडवेंचरर दोस्त अंदर आता है और उसके पास रिक को दिखाने के लिए कुछ है। वो अभी अपने प्रमोशन एग्जाम से वापस आया है और वो गर्व से कहता है कि आज से वो ऑफिशियली एक बी रैंक एडवेंचरर है। रिक अपने दोस्त के लिए खुश है, पर वो झूठ बोलेगा अगर वो कहे कि उसे जलन नहीं हो रही है किसी और को अपने सपने जीते हुए देखकर। इस जलन से डील करने के लिए रिक देर रात तक पीता है ताकि दर्द दूर हो जाए, पर अपनी इस हालत में भी उसके और जेड के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जेड बी रैंक तक प्रमोट हो चुका है और रिक की जिंदगी जी रहा है, जबकि रिक 14 साल से उसी कुर्सी पर बैठा है और उसके पास दिखाने के लिए सिर्फ एक थोड़ी सी कमाई है। पर वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि अगर उसने उस वक्त एडवेंचरर बनने का फैसला किया होता तो वो कितनी दूर आ चुका होता। तभी रिक को शहर के बीच से एक अलग सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो देखने गया कि क्या वो भी कोई मदद कर सकता है। लेकिन वहां पर जो नजारा था उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि किसी वजह से शहर में एक मिड रैंक हैंड ट्रोल है। आमतौर में रिक उसे देखते ही भाग जाता, पर वो देखता है कि एक औरत ट्रोल के रास्ते में चल रही है और वो बस खड़ा होकर नहीं देख सकता था जब कोई चोट खाए, इसीलिए वो उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वो सच में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता उसे रोकने के लिए। जब राक्षस उनके करीब आता है, रिक एक बेरहम मौत के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले कि ऐसा हो, रीनेट रिक के सामने आ जाती है और राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर वो रिक से उसे बचाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया बोलती है, पर उसे उसकी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक स्किल्ड एडवेंचरर है। इसके बाद रिक और रीनेट दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे से परिचय करते हैं, जिसके बाद रिक कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है कि रीनेट कितनी ताकतवर थी और वो उससे पूछता है कि क्या वो एक बी रैंक एडवेंचरर है। इसके जवाब में रीनेट कहती है कि वो बी रैंक की नहीं है। अब रिक को लगता है कि शायद ये ए रैंक की होगी और वो इस बात से हैरान है, क्योंकि शहर में एक ए रैंक एडवेंचरर से मिलना आम बात नहीं है। पर रीनेट उसे फिर सही करती है और वो कहती है कि वो ए रैंक भी नहीं है। फिर वो अपना एस रैंक बैच निकालकर रिक को दिखा देती है और रिक ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी मुलाकात इतनी लेजेंडरी एडवेंचरर से हो रही है। आगे बढ़ते हुए रिक रीनेट को अपने सपने के बारे में बताता है जो उसने जवानी में देखा था, एक एडवेंचरर बनने का और केसियर एलिपेथ को हराने का। वो जानना चाहता था कि क्या वो अब भी अपना सपना पूरा कर सकता है। अगर वो आज से एडवेंचरर बनने की कोशिश करे, चाहे उसकी उम्र 30 साल की हो गई है, तो क्या वो अपना सपना पूरा कर सकता है। रिक के उस व्यवहार को देखकर जब उसे लगा कि वो खतरे में है, तो वो समझ गई थी कि उसमें एडवेंचरर बनने का साहस तो है, पर रीनेट मानती है कि बढ़ती उम्र में माना रिजर्व बिल्ड करना लगभग नामुमकिन है। एडवेंचरर में माना रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए रीनेट ईमानदारी से कहती है कि उसे नहीं लगता कि रिक अब एडवेंचरर बन सकता है। इधर रिक पहले से ही ऐसे जवाब की उम्मीद कर रहा था, पर फिर भी उसे सुनकर दुख होता है। कम से कम उसे तसल्ली है कि एक एस रैंक एडवेंचरर ने उसे ये बात तो बताई, इसीलिए अब उसके पास सपने छोड़कर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रीनेट माफी मांगती है कि अगर उसे बुरा लगा हो, पर रिक कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसकी ईमानदारी की कदर करता है और वैसे भी रोज रोज इतनी खूबसूरत औरत से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। इसके बाद वो मजाक में कहता है कि क्या वो कभी साथ में खाना खाने चले। रीनेट तुरंत ही उसके डिनर इनविटेशन को मान लेती है और कल उनकी डेट फिक्स हो जाती है। ये पे हुर्रे! अगले दिन रिक बहुत ही अच्छे मूड में है और आज वो पूरी मेहनत से काम करना चाहता है। और जब जेड वहां आकर अपने नए बी रैंक स्टेटस के बारे में शोर मचाता है, तब भी रिक को जलन नहीं होती, क्योंकि भाई साहब प्यार में जो थे ना, और वो उसे अगले मिशन के लिए शुभकामनाएं देता है। दिन के अंत में रिक खुशी से रास्ते पर चलता हुआ रीनेट से मिलने जा रहा है और दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी है कि अगर डेट बढ़िया रही तो हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बन जाए भाई की। पर तभी उसे लोगों की चीखें सुनाई देती है, राक्षसों ने हमला कर दिया, बचाओ बचाओ। इसलिए बदकिस्मती से उसके डेट प्लान्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि रीनेट को उसके आसपास ही मिलना था। रिक सोचता है कि शायद वो राक्षसों से लड़ रही होगी, इसलिए जल्दी से वो उसकी खबर लेने के लिए दौड़ता है। रीनेट खुद तो ठीक लग रही है, पर बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं। वो रिक को पीछे रहने को कहती है और जब तक वो उनसे लड़ रही है, इसलिए रिक भी उसे अपना काम करने देता है। कुछ देर बाद मैदान में 100 से भी ज्यादा राक्षसों के टुकड़े बिखरे होते हैं और रीनेट को देखकर लगता है कि उसने अभी वार्म अप भी नहीं किया, पर अचानक से उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो रीनेट को उसके परिवार की मौत की याद दिला देता है और उसका ट्रॉमा उसे घुटनों पर गिरा देता है। फिर एक राक्षस उसी वक्त आ जाता है जब रीनेट पैनिक अटैक से गुजर रही थी और रिक के पास उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर खुशकिस्मती से जेड लास्ट सेकंड में आकर दोनों को बचा लेता है। रिक उसका शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू भाई, तुमने जान बचा ली। पर उसे ये नहीं पता था कि जेड वहां पहले से क्या कर रहा था। तभी 2 और एडवेंचरर्स वहां मदद करने के लिए आ जाते हैं और जबकि वो लोग यहाँ पर है तो रिक को अपनी डेट को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए जब तक कि वो राक्षसों से निपट लेते हैं। जब एडवेंचरर्स राक्षसों से लड़ रहे होते हैं तो रिक को एहसास होता है कि वो अब भी उनसे जलन महसूस करता है और जलन होगी भी। जब रीनेट थोड़ी सी संभल जाती है तो वो रिक को चेतावनी देती है कि यहाँ उसके लिए खतरा है। रिक उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि बी रैंक एडवेंचरर्स है ना, बाकी राक्षसों को वो हैंडल कर लेंगे, पर रीनेट कहती है कि वो इतने
ताकतवर नहीं है कि जो आने वाले हैं वो उसे हैंडल कर सके। वो बताती है कि आसपास एक ड्रैगन है और वो उससे लड़ नहीं सकती अपने सालों के ट्रॉमा के कारण, जिससे उसके शरीर में जादू का कंट्रोल ही खत्म हो जाता है जब भी वो उस ड्रैगन को महसूस करती है। रिक को यकीन ही नहीं होता कि एक ड्रैगन यहाँ तक आ सकता है, पर अगले ही पल कुछ उनके ऊपर से उड़ता है और जब रिक ऊपर देखता है तो उसे ड्रैगन दिखता है जिसके बारे में रीनेट बात कर रही थी। एक ह्यूमन टाउन में ड्रैगन का आना अजीब है। ड्रैगन से लड़ने के बारे में रूल्स बहुत साफ थे। रूल्स में लिखा हुआ था कि अगर कोई एडवेंचरर जिसका रैंक ए से नीचे है उसे ड्रैगन पर पहले हमला नहीं करना, पर एक जादूगर डर जाता है और वही करता है जो रूल्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। उनमें से कोई भी ड्रैगन से लड़ नहीं सकता था, तो जेड सबको भागने को कहता है, पर जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को ड्रैगन के बैरियर में फंसा पाते हैं। सबको लगता है कि ड्रैगन अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला और उनके पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं है, पर रिक सीधा ड्रैगन के पास चलने लगता है। जेड उसे रोकने की कोशिश करता है, अबे रिक पागल हो गया है क्या, मत जा ड्रैगन के पास। पर रिक सोचता है कि अगर उसे वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना मौत का सामना सीधा सीधा करे और एक एडवेंचरर की तरह मरे। रिक सोचता था कि अपने सपनों को छोड़कर उससे अच्छा लगेगा, पर अब भी उसके अंदर उस सपने की आग जल रही है। वो एक पत्थर उठाकर ड्रैगन पर फेंकता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। रिक की बहादुरी दूसरे एडवेंचरर्स को भी बहुत मोटिवेट करती है। सब लोग अपने हमले ड्रैगन पर डालना शुरू कर देते हैं, पर उस ड्रैगन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहां चींटी कहां हाथी, ड्रैगन उन पर फायर ब्रीथ से हमला कर देता है। जेड को समझ आ जाता है कि ये बहुत बुरा होगा, इसीलिए वो अपनी आयरन बॉडी स्किल इस्तेमाल करता है सबको बचाने के लिए, और इसी वजह से वो लोग जिंदा बच जाते हैं। पर फिर भी उनको काफी चोट आती है। पर जलते मलबे से रिक उठता है और सीधा ड्रैगन की तरफ चलता है, ये दावा करते हुए कि वो अपना सपना पूरा करेगा चाहे उसे कुछ भी हो जाए। ड्रैगन उसे कुचलने की कोशिश करता है और मौत के कगार पर रिक की पैदाइशी खूबी जाग जाती है। उसे शक्ति मिलती है ड्रैगन के पांव से बचे रहने की और उसे ढकेलने की। उसके शरीर से निकलती जादुई शक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो उसके आसपास लपटों की तरह दिखाई दे रही थी, और रिक को समझ आता है कि आखिर ये उसकी पैदाइशी खूबी है। अब वो सोच रहा था कि ये पहले जाग जाता तो अच्छा होता, पर देर आए दुरुस्त आए। अब उसके पास लड़ने की शक्ति है, तो रिक ड्रैगन का सामना करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जब ड्रैगन उस पर एक और ब्लास्ट करता है, वो अपना हाथ बढ़ाकर अपनी मैजिकल एनर्जी से फायर को रोक लेता है, जिसके बाद उसने जबरदस्त मुक्का मारते हुए ड्रैगन के शरीर में छेद ही कर दिया, जिसका मतलब ये था कि रिक के एक ही वार से वो ड्रैगन खत्म हो गया। अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे जरूरी मिशन पर काम करने के लिए तैयार था, और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए वो लोग कुछ खास मोतियों की तलाश में थे। और पहला मोती ढूंढने के बाद मेजेट ने दूसरे मोती की लोकेशन पता लगा ली थी, जो थी हेरोटोपिया, जो कोलिसियम्स और अपने ताकतवर योद्धास के लिए जाना जाता है। 400 साल पहले एक जमीन पर जो ज्यादातर रेगिस्तान से घिरी हुई थी, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर हेरोटोपिया। उसने वहाँ एक कोलिसियम बनवाया जहाँ ताकतवर योद्धा इकट्ठे होके एक दूसरे से लड़ सके। राजा खुद भी इन लड़ाइयों में हिस्सा लेता था और सालों तक लड़ते लड़ते वो कभी हारा नहीं था, बल्कि 10,000 जीतों के साथ बिना किसी हार के अमर विजेता बना। कोलिसियम की लोकप्रियता से हेरोटोपिया नाम का एक शानदार साम्राज्य उभर आया, और आज राजा अलेक्जेंडर हेरोटोपिया हमेशा के लिए इस राज्य के स्थापक के रूप में याद किया जाता है। ब्रोसन चाहता था कि काश वो अलेक्जेंडर के जीवित रहने के दौरान कम से कम एक बार उसके साथ मुकाबला कर पाता, और अगर ऐसा होता तो शायद पूरा साम्राज्य ही तबाह हो गया होता। हेरोटोपिया में योद्धा बनना काफी प्रसिद्ध पेशा है, और अब जब ब्रोसन यहाँ के बारे में और जानना चाहता है तो उसे लगता है कि अब उन्हें उस मोती की तलाश शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए वो यहाँ आए थे। सभी लोग इस बात से सहमत थे, इसलिए वो सब मिलकर इधर उधर तलाश करने में लग जाते हैं। लेकिन जब भी वो किसी से इस बारे में पूछने जाते तो लोग ब्रोसन से डर के मारे भाग जाते, और इसी वजह से वो कोई तरक्की नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रिक सुझाव देता है कि शायद हमें टाउन हॉल जाना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक शायद वहाँ उन्हें जरूरी जानकारी मिल सकती थी। पर जैसे ही वो टाउन हॉल के लिए निकलने लगते हैं, तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे एक आदमी परेशान कर रहा था, जबकि वो उस आदमी से दूर रहना चाहती थी। रिक इस मामले में हिस्सा लेना चाहता था, पर तभी ब्रोसन उसे रोक देता है और खुद उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और वही वो आदमी ब्रोसन को लड़ाई की चुनौती देकर सबसे बड़ी गलती कर देता है। ब्रोसन हमेशा अच्छी लड़ाई के लिए तैयार रहता था, जिसके बाद वो उस आदमी को एक गली में लेकर गया, जिसके 2 मिनट बाद ब्रोसन उस आदमी के अधमरे शरीर के साथ वापस आया, और अब ऐसी हालत होने के बाद वो आदमी पूरी तरह से बदल गया था। पूछताछ में वो आदमी अपना नाम गोल्ड बतलाता है और वो लड़की अपना नाम मिलितिया बतलाती है, जिसके बाद ब्रोसन एक लाल मोती निकालकर उनसे उस मोती के बारे में पूछता है, जिस पर गोल्ड कहता है कि उसने कुछ ऐसा पहले देखा जरूर था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा था। मिलितिया भी वो मोती पहचान तो जरूर लेती है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। तभी साल की फाइटिंग टूर्नामेंट की परेड जोर शोर से निकलती है, और मिलितिया और गोल्ड दोनों इस परेड को लेकर बहुत उत्साहित थे। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि किंग ऑफ फिस्ट टूर्नामेंट शुरू होने में अभी सिर्फ 2 महीने बचे थे। इस पर गोल्ड उन्हें समझाता है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां सभी योद्धाओं के बीच चैलेंज होता है, और ये इतना लोकप्रिय था कि हर साल 5 लाख से ज्यादा दर्शक इसे देखने आते हैं।
इस परेड की अगुवाई किंग ऑफ फिस्ट के 5 बार के चैंपियन केविन वोल्फ कर रहा था और वो अपनी शक्ति के लिए काफी मशहूर था, इसलिए यहाँ सब उसको चाहते थे। अपने आइडियल को परेड में देखते हुए मिलितिया और गोल्ड की नजर उसकी बेल्ट पर पड़ी और तभी उन्होंने देखा कि केविन के चैंपियन बेल्ट में वही मोती था जिसके पीछे रिक और उसकी टीम लगी हुई थी। परेड खत्म होने के बाद केविन उन्हीं फैंस को नमस्कार करके वापस जिम में आराम करने के लिए चला गया, जहां जिम का मालिक उसके पास आकर उन प्रमोशनल कामों के लिए उससे माफी मांगता है। पर केविन समझता था कि टूर्नामेंट से पहले हाइप बनाना बहुत जरूरी है। उसके मुताबिक हमेशा बिना चुनौती जीतने से उसकी जिंदगी थोड़ी बेमजा हो गई थी और अब वो चाहता था कि कम से कम एक बार तो उसे कोई काबिल प्रतिद्वंदी मिले। तभी रिक और रिनेट अंदर आते हैं और केविन तुरंत महसूस कर लेता है कि ये लोग बाकी योद्धाओं से बिल्कुल अलग है। जिम ओनर कहता है कि उनकी बिना इजाजत के अंदर आना एक बदतमीजी है, चाहे वो फैंस ही क्यों ना हो। रिक बिना इजाजत अंदर आने के लिए माफी मांगता है, पर साथ ही वो साफ कर देता है कि वो केविन के फैंस बनकर नहीं आए थे। असल में वो लोग एक खास मोती की तलाश में हैं। रिनेट पूरी कहानी बताने ही वाली थी कि तभी ब्रोसोन वहां आ जाता है और सीधे पॉइंट पर आकर कहता है कि उसे केविन की बेल्ट चाहिए। बताओ भाई, सीधा सीधा आकर कह दिया। मैनेजर सोचने लगता है कि ब्रोसोन और उसके लोग चोर हैं जो बेल्ट चुराना चाहते हैं, जिस पर ब्रोसोन कहता है कि वो बेल्ट चुराने नहीं आए हैं, उन्हें तो केवल बेल्ट में लगी वो मोती चाहिए जो उनकी टीम के एक पुराने सदस्य की थी और अब उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। साथ ही वो वादा करता है कि वो इस बेल्ट के लिए एक उतना ही खूबसूरत नकली मोती बनवा देगा। ऑनर फिर भी ब्रोसोन को झूठा मानता है और जिम के लोगों से उन्हें बाहर निकालने को कहता है। निकालो इन्हें बाहर, पर केविन उन्हें रोक देता है। बस। पर ब्रोसोन की पूरी बात सुनने के बाद भी केविन बेल्ट की मोती सीधा उन्हें नहीं दे सकता था, क्योंकि ये बेल्ट हेरोटोपिया का गर्व है। अगर ब्रोसोन को ये बेल्ट चाहिए थी तो उसे टूर्नामेंट जीतना होगा, तभी वो इस बेल्ट को हासिल कर पाएगा। ब्रोसोन को ये शर्त बिल्कुल ठीक लगी, इसलिए वो चुपचाप मुड़कर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं और उनके निकलते ही ऑनर उन लोगों को बदतमीज कहता है। बदतमीज कहीं के। पर केविन का कहना था कि अगर उन्होंने उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की होती तो जिम के सभी लोग मर जाते। ये सुनकर ओनर का पसीना छूट जाता है। उसे अंदाजा तो था कि वो लोग आम नहीं थे, पर वो इतने ताकतवर होंगे वो सोच भी नहीं सकता था। केविन कहता है कि उस मेड रिनेट की चाल ढाल से वो अंदाजा लगा सकता है। इसी बीच बाहर ब्रोसोन रिक और रिनेट से कहता है कि उन सबको टूर्नामेंट में लड़ने के लिए दाखिला लेना चाहिए ताकि वो सही तरीके से बेल्ट जीत सके। टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए पहले ईस्ट और वेस्ट साइड पर पहला टेस्ट पास करना होगा, फिर उन सबका आपस में एक और मुकाबला होगा और तब जाकर वो टूर्नामेंट में विशेष रूप से शामिल हो सकते हैं। ब्रोसोन कहता है कि वो ईस्टर्न गेट से अप्लाई करेगा, जबकि रिक और रिनेट वेस्टर्न गेट से अप्लाई करेंगे। इस तरह वो तीनों अलग अलग ब्रैकेट में होंगे। रिक और रिनेट को तो ये प्लान ठीक लगता है, पर वो ये पूछते हैं कि क्या ब्रोसोन अकेले शहर में घूम लेगा, जिस पर ब्रोसोन कहता है कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने गोल्ड को गाइड बनाने के लिए तैयार कर लिया था। प्रारंभिक में दाखिला लेने के लिए रिक और रिनेट को पहले एक परीक्षा से गुजरना था जो लगभग एडवेंचरर गिल्ड की प्रमोशन एग्जाम जैसा ही था। जैसे रिक अपने टेस्ट के लिए अरीना में पहुंचा है तो उसे बताया जाता है कि उसे अपनी शक्ति आजमाने के लिए एक मॉक बैटल लड़नी होगी, जिस पर रिक पूछता है कि क्या उसका विरोधी ताकतवर होगा। तो एग्जामिनर फॉर्म्स चेक करके उसे बताता है कि वो जिस लड़की से लड़ेगा वो अब तक सब मैचेस जीती है। तभी अचानक से दरवाजे जोर से खुलते हैं और एक जानी पहचानी आवाज अपना परिचय देती है। वो आवाज बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसकी रफ्तार के कारण लोग उसे द फ्लैश कहते हैं, इसलिए जो भी उसके सामने आएगा वो बचेगा नहीं। पर जैसे ही वो रिक को देखती है तो उसका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। एंजेलिका पूछती है कि आखिर रिक यहाँ पर क्या कर रहा था, पर सामने से वो भी यही पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रिक को थोड़ी टेंशन होती है कि कहीं एंजेलिका का भाई भी यहाँ ना हो, पर एंजेलिका उसे बताती है कि उसके सिबलिंग्स यहाँ नहीं आए थे, तो रिक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंजेलिका जानती थी कि रिक कितना ताकतवर है, इसलिए वो मानती थी कि उसका नसीब ही खराब था जो उसे रिक से लड़ना पड़ रहा था। वो जानती थी कि हारने से कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसकी कभी ना हारने वाली स्ट्रीक खत्म हो जाएगी जो वो कभी नहीं चाहती थी। इसलिए वो सोचती है कि वो शुरू से ही पूरी शक्ति लगा देगी ताकि वो अपनी स्पीड से रिक को हैरान कर दे। पर जैसे ही वो हमला करने लगती है तो वो मुंह के बल गिर जाती है। उसे लगता है कि शायद वो घबराहट में फिसल गई थी, इसलिए वो दोबारा उठकर रिक पर तेजी से हमला करने लगती है, पर वो एक बार फिर से नीचे गिर गई। लेकिन अब तक वो समझ गई थी कि वो अपनी घबराहट की वजह से नहीं गिर रही, बल्कि रिक कुछ कर रहा था। तभी रिक नीचे गिरी एंजेलिका से पूछता है कि वो इसके नए स्किल के बारे में क्या सोचती है, जिसका वो पिछले कुछ महीनों से अभ्यास कर रहा था। असल में जब रिक को अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ तो उसने सोच लिया था कि वो आसपास के लोगों को बिना चोट पहुंचाए लड़ना सीखेगा। इसीलिए उसने 8 सीक्रेट आर्ट्स ऑफ गोइंग इजी विकसित किए थे और अभी वो पहला आर्ट यूज कर रहा था जिसमें लगातार लेग स्वीप्स करने होते थे। अब इसमें कोई खास डैमेज तो नहीं होता था, पर विरोधी के बार बार गिरने से उसकी हिम्मत टूट जाती थी। चाहे रिक सिर्फ पैर से लात मार रहा था, पर वो इतनी तेजी से कर रहा था कि एंजेलिका अपनी स्पीड के बावजूद भी उन्हें देख नहीं पा रही थी। ये करना इतना आसान नहीं था, पर एंजेलिका रिक से सब उम्मीद कर सकती थी, इसलिए वो सोचती थी कि रिक से दूर रहना ही बेहतर होगा भाई। पर जैसे ही वो पीछे जाती तो उसके पैर फिर से फिसल जाते, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। और ये देखकर रिक उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर कहता है कि अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। पर जैसे ही वो ये कहता है एंजेलिका तुरंत ही गिव अप कर देती है, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं थी। और ये सुनकर रिक थोड़ा निराश हो जाता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसकी जीत का मतलब ये था कि अब वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। तभी एंजेलिका रिक से दोबारा पूछती है
है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, और ये कहते ही वो रोने लग जाती है। ये देखकर रिक डर गया था कि रीनेट कहीं कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए वो कहता है कि उन सभी को कहीं खाना खाने जाना चाहिए। जिसके बाद वो सब एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ उन्हें पता चला कि ये रेस्टोरेंट मिलितिया के माता पिता का है, और उसने खुशी खुशी रिक और रीनेट को कुछ फ्री खाना दिलवा दिया। रिक ने उसका शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया, और उनके जाने से पहले मिलितिया उनसे ब्रोसोन के बारे में पूछती है। सुनो, ब्रोसोन कहाँ पर है? जिस पर रिक ने उसे बताया कि ब्रोसोन ने शहर के ईस्टर्न साइड पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो अभी उनकी मुलाकात होना काफी मुश्किल थी। पर तभी एंजेलिका एक बार फिर पूछती है कि आखिर रिक यहाँ पर आया क्यों है? जिस पर रिक ने उसे बताया कि वो टूर्नामेंट जीतने का सोच रहा है। ये सुनकर एंजेलिका हैरान थी कि वो इतना कैजुअली टूर्नामेंट जीतने की बात कैसे कर सकता है। जिसके बाद रिक एंजेलिका से पूछता है कि आखिर वो क्यों यहाँ पर आई है, क्योंकि उसे लगता था कि एक नाइट अपनी तलवार को छोड़कर मुक्को से क्यों ही लड़ेगा। जिस पर एंजेलिका कहती है कि उसके अपने कारण है, और जब रिक उससे पूछता है कि क्या वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, तो एंजेलिका इस पर हामी भरती है, और इससे मोटिवेट होकर रिक भी अपना सब कुछ डाल देने का वादा करता है। और इधर एंजेलिका को लग रहा था कि रिक अगले साल पार्ट लेगा, तो एंजेलिका ने रिक को समझाया कि टूर्नामेंट में लड़ने के लिए प्री क्वालिफायर्स के 40 मैच जीतने होंगे, और अक्सर लोग हर महीने सिर्फ 10 मैचेस ही कर पाते थे, और टूर्नामेंट शुरू होने में बस एक हफ्ता बाकी है, तो एक हफ्ते में 40 मैचेस कैसे जीतेगा वो? पर रिक का कहना था कि उसने पहले ही अगले 4 दिन के लिए हर रोज 10 मैचेस फिक्स करा दिए हैं। अगले दिन रिक अपने पहले विरोधी ग्रिड से लड़ने पहुंचा, जहां कोऑर्डिनेटर ने उसे चेतावनी दी कि ग्रिड के बारे में ये अफवाह है कि वो चीटिंग के लिए छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल करता है। और जब एरिना में रिक अपने सामने ग्रिड को देखता है तो उसे वो बहुत अजीब लगता है, पर उसे कोई हथियार नहीं दिखाई देता। इसीलिए रिक बेफिक्र था, और मैच शुरू होते ही ग्रिड अपने जूते से एक इम्पैक्ट स्टोन निकालता है, और इससे उसके मुक्के की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और जैसे ही वो रिक को मुक्का मारता है तो धूल का एक बादल उठता है, पर जैसे ही धूल बैठती तो सिर्फ ग्रिड के 2 नई कोहनी निकल आई थी, यानी वो खुद ही जख्मी हो गया था। इधर ग्रिड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आमतौर पर वो पत्थरों को तोड़ सकता था, पर आज रिक पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। इसके बाद रिक ने अपनी गोइंग इजी टेक्निक का इस्तेमाल करके बिना जानलेवा चोट पहुंचाए उसे गिरा दिया। ये देखकर सब हैरान थे, और इस तरह रिक का पहला मैच खत्म हो गया। रिक और रीनेट बाद में एंजेलिका का एक मैच देखने के लिए पहुंचे, जहां एंजेलिका ने अपनी फुर्ती की मदद से अपने ओपोनेंट को जबरदस्त लात दे मारी, जिससे वो दीवार में जाकर लगा। और मैच के बाद रिक और रीनेट उसे बधाई देने के लिए गए, क्योंकि उसने 40 मैचेस पूरे कर लिए थे, मतलब वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई थी। और एंजेलिका के इस सफल प्रयास से रिक और मोटिवेट हो गया, और एंजेलिका अभी भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर रिक 4 दिन में 40 मैचेस कैसे लड़ पाएगा। और एंजेलिका का कहना था कि एक वेन्यू पर एक दिन में सिर्फ एक ही मैच खेल सकते हैं, जबकि पूरे शहर में 10 से ज्यादा वेन्यू थे, जिनमें से कई तो भाई 100 किलोमीटर तक दूर थे। इतना सफर करके टाइम पर पहुंचना नामुमकिन था, पर रिक उसे बीच में ही रोक देता है, क्योंकि उसे ग्रीन हिल वैल्यू पर अगला मैच खेलना था। जिस पर एंजेलिका चीख कर कहती है, क्या ग्रीन हिल? वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और घोड़ा गाड़ी से वहाँ पर टाइम पर पहुंचना मुश्किल था। पर रिक ने तो कभी गाड़ी लेने की बात करी ही नहीं, क्योंकि वो तो भाग कर जाने वाला था। एंजेलिका को ये सब पागलपन लग रहा था, पर रिक एक कदम लेते ही धूल का बादल छोड़कर गायब हो गया। तभी रीनेट एंजेलिका से पूछती है कि क्या वो रिक का अगला मैच देखने चलेगी, जिस पर एंजेलिका का कहना था कि चलूंगी तो जरूर, पर मैं रिक की स्पीड को मैच कैसे कर पाऊंगी। लेकिन रीनेट के लिए काम मुश्किल नहीं था। एंजेलिका को ये एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, और उसके हाँ या ना कहने से पहले ही रीनेट ने उसे उठाकर छतों से कूदना शुरू कर दिया। एंजेलिका पूरे रास्ते चिल्लाती रही, पर रीनेट को रास्ते पर चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर में एंजेलिका पहुंच तो गई थी, पर वो इतनी उल्टी कर रही थी कि वो मैच ही नहीं देख पाई। इधर रिक कहता है कि उसे इस मैच में अपने नॉन लेथल टेक्निक पहले से और अच्छी तरह इस्तेमाल करनी होगी, पर अभी के लिए उसे अगले वेन्यू पर पहुंचना था, और इसीलिए वो फिर से दौड़कर निकल गया। इधर एंजेलिका दोबारा छतों से उछलते कूदते हुए जाने से डर रही थी, पर रीनेट फिर से उसे उठाकर निकल गई। उधर रिक आसानी से शहर भर के मैचेस जीतता चला गया, और आखिर 4 दिन के बाद रिक अपने 40 मैचेस जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गया। और अब नेक्स्ट स्टेप था लीग फेस। इधर एंजेलिका खुश थी कि वो रिक के ब्रैकेट में नहीं है, इसीलिए उसे फिलहाल रिक से लड़ना नहीं पड़ेगा। तभी रीनेट उससे पूछती है कि क्या वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहती है, जिस पर एंजेलिका कहती है, हाँ क्यों नहीं, जीतने ही आई हूँ। पर अब जब रिक और ब्रोसोन दोनों ही पार्ट ले रहे थे तो उसकी जीत के चांसेस तो 0 थे। बाकी ब्रोसोन से वो कभी मिली नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं था कि वो कितना ताकतवर है। पर रीनेट उसे बताती है कि वो रिक का उस्ताद है, जिसका मतलब था कि ब्रोसोन और भी ज्यादा खतरनाक है। इस हालत में उसका जीतना तो नामुमकिन था, पर एंजेलिका के लिए शायद टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भी किसी काम आएगा। शायद वो जिस आदमी से छुटकारा चाहती थी वो हो जाए। ये सुनते ही रीनेट उससे पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, पर एंजेलिका तुरंत ही बात पलटते हुए उससे पूछती है कि रिक कहाँ गया, जिस पर रीनेट उसे बताती है कि रिक 600 किलोमीटर की हल्की पुल्की जॉगिंग पर गया है। पर अब एंजेलिका को रिक की अजीब हरकतों पर कोई हैरानी नहीं हो रही थी, इसीलिए वो पूछती है कि रीनेट कैसे रिक के साथ हमेशा रह लेती है, जिस पर रीनेट कहती है कि उसे कभी भी दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उसे तो मजा आता है। पर एंजेलिका का कहना था कि लोग सोचेंगे कि तुम दोनों लवर्स हो, पर रीनेट को इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी रिक को पसंद करती है। तभी एक आदमी आकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है। इधर एंजेलिका सोचती है कि वो उन पर लाइन मार रहा है, पर असल में उसे अपनी दुकान पर पार्ट टाइम वर्कर्स चाहिए थे, क्योंकि उसकी दुकान पर स्टाफ कम था। कुछ देर बाद जब रिक जॉगिंग से लौटा तो स्नेप नाम का एक आदमी, जो वेस्ट लीग का चेयरमैन भी था, उससे मिलने पहुंचा। रिक पूछता है कि स्नेप उसे कैसे जानता है,
जिस पर स्नेप कहता है कि रिक वेस्ट लीग में सबसे तेज क्वालिफाई करने वाले आदमी के रूप में मशहूर हो गया है। और उसी समय स्नेप का गार्ड बाहर आकर कहता है कि एंजेलिका यहाँ नहीं है। और ये बात सुनकर स्नेप काफी उदास हो गया। ये देखकर रिक पूछता है कि क्या तुम एंजेलिका को जानते हो? इस पर स्नेप उसे बताता है कि वो एंजेलिका और उसके परिवार से अच्छा परिचय रखता है। जिसके बाद रिक ने स्नेप से पूछा कि तुमने लड़ना कब छोड़ा? और ये सुनकर स्नेप काफी हैरान हुआ कि आखिर रिक को कैसे पता चला। जिस पर रिक ने उसे बताया कि जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उसे तुरंत ही पता चल गया था कि ये हाथ एक ट्रेंड योद्धा के हैं। ये सुनकर स्नेप स्वीकार करता है कि वो एक समय पर छोटे टूर्नामेंट का विजेता रहा था, जहां उसे सबसे ज्यादा उत्साह मिलता था। पर वो 20 साल पहले की बात थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका था और इस साल वो अपनी कंपनी के एक योद्धा को टूर्नामेंट में भेज रहा था। जाते जाते स्नेप रिक से कहता है कि वो एंजेलिका को बता दे कि वो उसे ढूंढ रहा है और वो अपनी सेहत का ध्यान रखे। स्नेप के जाने के बाद रिक अंदर आता है और मिलितिया उसे पूछती है कि क्या सब ठीक है। उसने स्नेप को रिक से बात करते हुए देखा था और इसीलिए वो रिक को सावधान करती है कि स्नेप देखने में शरीफ जरूर लगता है, पर अफवाह थी कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर रिक हैरान था क्योंकि स्नेप एंजेलिका के परिवार से जुड़ा हुआ है और अब स्नेप की कंपनी टूर्नामेंट की मेन स्पॉन्सर थी, इसीलिए उसे एक योद्धा बिना क्वालिफिकेशन के भेजने की छूट मिली हुई थी। तभी रिक सुनता है कि कुछ आदमी बार में बात कर रहे हैं, बाहर कितनी खूबसूरत बनी लड़कियां खड़ी हैं। और जैसे ही वो डार्क एल्फ बनी गर्ल का जिक्र करते हैं, रिक तुरंत समझ जाता है कि वो रीनेट की बात कर रहे हैं। बस इसीलिए वो तुरंत उस तरफ को भागता है। उधर वेस्ट लीग स्टेडियम के सामने एंजेलिका और रीनेट एडवर्टाइजिंग बनी गर्ल्स के रूप में काम कर रही थी, पर वो ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। असल में वो उस आदमी को ना नहीं कर पाई थी और रीनेट सिर्फ इसलिए वो कर रही थी क्योंकि एंजेलिका ने हाँ कर दी थी। ये काम ठीक तो था, पर कुछ शराबी बदतमीज उन्हें परेशान कर रहे थे। ठीक है। पर जैसे ही एक आदमी एंजेलिका के सीने को छूने की कोशिश करता है, तभी एंजेलिका ने उसे पीट दिया। और जब वो उस आदमी को पीट रही थी, तभी रिक भी वहां पहुंच गया और वो एंजेलिका को बनी ड्रेस में देखकर हैरान हो गया था। ये देखकर एंजेलिका शर्मिंदा होकर कहती है कि वो बस मदद कर रही थी, पर रिक का पूरा ध्यान सिर्फ रीनेट पर था और उन दोनों के बीच एंजेलिका खड़ी थी। उधर केविन का कोच न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां उसने ब्रोसोन के बारे में पढ़ा, जिसने 2 दिन में ही सारे मैचेस क्वालिफाई कर लिए थे। और इधर रिक और ब्रोसोन के बारे में जानकर केविन इस साल की लड़ाई के लिए बहुत उत्साहित था। और ये सब देखकर कोच को याद आता है जब वो टैलेंट ढूंढने के लिए एक खस्ता शहर में गया था, जहां उसने केविन को एक गैंग को धूल चटाते हुए देखा था। उस वक्त पर केविन को स्लम का भूखा भेड़िया कहा जाता था। और उसकी काबिलियत को ही देखकर कोच ने उसे हेरोटोपिया आने का ऑफर दिया था, जहां वो अपनी शक्तियों से सब हासिल कर सकता था और जिसके लिए केविन ने तुरंत हाँ कर दी थी। और अब 6 साल हो गए थे, पर केविन के चेहरे पर अब भी वही उत्साह था। अगले दिन लीग शुरू होने वाले थे, जहां हर ब्लॉक से सिर्फ एक ही फाइटर फाइनल टूर्नामेंट में जा सकता था, तो इसमें कांटे की टक्कर होने वाली थी। ब्लॉक ए की पहली लड़ाई एंजेलिका और हेलन के बीच में थी, जिसमें एंजेलिका हर बार की तरह ज्यादा कोशिश कर रही थी और अंत में वो जीत भी गई। ये! पर तब तक वो बहुत ज्यादा थक गई थी। अब अगला मैच रिक का था, जहां उसके विरोधी ने अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल किया, पर रिक ने उसके गले पर हल्का सा चॉप करके उसे नीचे गिरा दिया। बाकी मैचेस भी कुछ ऐसे ही खत्म हुए। जहां एंजेलिका ने मुश्किल से अपने मैच जीते थे, वहीं रिक सबको आसानी से हराते हुए आगे बढ़ गया। अब तक एंजेलिका लगातार जीत रही थी, पर अगर उसे टूर्नामेंट में आना था तो वो एक भी मैच हार नहीं सकती और इसीलिए रिक उसे मोटिवेट कर रहा था। पर जैसे ही वो उसे अगले मैच के लिए टिप देने जाता है, तो एंजेलिका उसकी बात सुनने से पहले ही चली जाती है। और अब एंजेलिका का अगला मैच टैंक से था, जो एंजेलिका के हमलों को आसानी से झेल रहा था और इसीलिए एंजेलिका उस पर वाटर प्रिजन और बिजली से हमला करती है, पर वो आदमी फिर भी वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वो एंजेलिका को परेशान करने के लिए उससे पूछता है, क्या हुआ मैडम, थक गई क्या? जिसके तुरंत बाद एंजेलिका ब्लिंक स्टेप से उस पर हमला करने जाती है, पर तब तक उसका स्टेमिना खत्म हो गया था, जिसके चलते वो बेहोश हो गई। मैच के बाद एक डॉक्टर ने अपने हीलिंग मैजिक की मदद से एंजेलिका को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया। जहां से निकलने के बाद रिक ने उसे कहा कि वो लड़ाई में बहुत जल्दबाजी कर रही है और ये सच था कि उसका विरोधी ताकतवर जरूर था, पर अगर वो स्ट्रेटेजी बदलती तो शायद वो जीत सकती थी। लेकिन एंजेलिका ये सब सुनना नहीं चाहती थी और रिक उसका पीछा करता रहा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि एंजेलिका इतनी परेशान क्यों है। और आखिरकार एंजेलिका इस बात को मान ही लेती है, जिसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। असल में उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके और उसके भाइयों के ऊपर डायर म्यूट स्टेट की जिम्मेदारी आ गई थी और उस समय वो सभी काफी छोटे थे और जल्द ही उन्हें पैसों की भी तंगी होने लगी थी। इसलिए उनके दादा ने स्नेप से एक डील करी, जिसमें उन्होंने पैसों के बदले एंजेलिका और स्नेप की सगाई करा दी। जिसके बाद एंजेलिका और उसके भाइयों ने इस सगाई को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब एंजेलिका ने स्नेप के बारे में जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि स्नेप अब इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर बन गया है। तभी उन्हें पास के एक बार से शोर सुनाई दिया और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस आदमी ने एंजेलिका को हराया था, वो एक लिजर्ड जैसे दिखने वाले आदमी से वेट्रेस को छोड़ने के लिए बहस कर रहा था और वो लिजर्ड इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए टैंक ने उस पर हमला करने की कोशिश करी और लिजर्ड ने टैंक के हमले को रोकते हुए उस पर ही उल्टा हमला कर दिया। जिसके बाद वो
वापस से उस वेट्रेस को परेशान करने लग गया और ये देखते ही एंजेलिका उसे रोकने के लिए बीच में कूद गई, पर वो जानती थी कि वो गई जैसे शक्तिशाली विरोधी को नहीं हरा सकती थी। और इधर गई इस बात पर और गुस्सा हो गया था कि कोई उससे कमजोर इंसान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो एंजेलिका पर हमला करने लगता है। पर तभी रिक ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गई के लड़ाई शुरू करने से पहले ही स्नेप भी वहां पर पहुंच गया और उसने सभी से माफी मांगते हुए गई को शांत होने को कहा। असल में गई स्नेप का छोटा भाई था जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पर स्नेप के कहने पर उसका गुस्सा उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता था। स्नेप के जाने के बाद एंजेलिका ने बताया कि असल में स्नेप ने सगाई वाली डील में काफी पैसा लगाया था और इसीलिए अब वो टूर्नामेंट की बैटिंग से पैसा कमाने के लिए अपना खुद का योद्धा उतारने वाला था ताकि वो इसके नतीजे को फिक्स कर सके। इसलिए एंजेलिका ने सोचा कि वो उस योद्धा को हरा के स्नेप के प्लान को बिगाड़ देगी ताकि वो सगाई तोड़ने पर मजबूर हो जाए। रिक सोचकर कहता है, तो क्या मैं तुम्हें ट्रेन करूं? ये सुनकर एंजेलिका को डर तो लगा क्योंकि वो जानती थी कि रिक की ट्रेनिंग मतलब मौत के बराबर, पर वो इसके बावजूद भी तैयार हो गई। जिसके बाद रिक 100 किलो का वेट उसके ऊपर बांध देता है और कहता है कि मेरे साथ साथ रहना वरना तुम मर जाओगी। जिस पर एंजेलिका पूछती है ये कैसी ट्रेनिंग है, पर रिक उसे कुछ नहीं बताता और वो रस्सी से एंजेलिका को बांधकर तेज दौड़ना शुरू कर देता है। असल में ये बेबी बर्ड रनिंग थी जिसमें तुम्हारे पास तेज चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था वरना वो 100% मारी जाएगी। जिस पर रिक उसे बताता है कि एंजेलिका की एक्सेलरेशन काफी अच्छी है पर उसकी मूवमेंट स्टेबल नहीं थी। थोड़ी देर बाद एंजेलिका को ब्रेक चाहिए था, पर तभी रिक ने उसे बताया कि अभी उसे 6 घंटे और दौड़ना है, 6 घंटे और आखिरकार 6 घंटे बाद एंजेलिका जिंदा तो थी पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पर रिक ने उसे बताया कि जब वो खुद ये ट्रेनिंग रीनेट के साथ कर रहा था तो वो सीधा बेहोश हो गया था जिसमें वो 3 बार मरा था, लेकिन एंजेलिका ने फर्स्ट सेशन पार कर लिया था पर अभी सिर्फ मॉर्निंग सेशन खत्म हुआ था और 1 घंटे के ब्रेक के बाद आफ्टरनून सेशन होगा। एंजेलिका ये सुनकर पूरी तरह से डर गई थी। 5 दिन की इस नर्क जैसी ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका निक से भागकर एक सुनसान जगह पर आ गई और वो सोच रही थी कि मैं चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। पर अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि रिक उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया और ये देखकर एंजेलिका हैरान थी कि उसने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया और अब उसे लग रहा था कि अब रिक उसे डांटेगा, पर वो डांटने नहीं आया था। इसकी बजाय वो कहता है कि वो समझ सकता है कि भागना क्या होता है क्योंकि वो खुद भी ट्रेनिंग से भाग चुका था और वो हजारों बार मरा था, पर ब्रोस्टोन हमेशा उससे कहता था कि अगर तुम अब छोड़ दोगे तो हमेशा पछताओगे और बस यही सोचकर रिक कभी भी परमानेंट क्विट नहीं कर सका। इसके बाद एंजेलिका उसे बताती है कि उसे नोबल फैमिली के रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे कभी समझ नहीं आया कि क्यों एक मील के लिए 3 स्पून चाहिए थे। वो नोबल बनकर नहीं बल्कि पहली फीमेल स्पेशल ग्रेड नाइट बनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। ये सुनकर रिक काफी खुश हुआ, लेकिन वो एंजेलिका को वापस ट्रेनिंग पर ले गया और अब वो एंजेलिका को एक ऐसी टेक्निक सिखाना चाहता था जिससे उसके हाथ तलवार जितने तेज हो जाए। एंजेलिका ये सुनकर हैरान थी, पर रिक उसे बताता है कि उसे ये टेक्निक रीनेट ने सिखाई। अब कुछ समय बाद एंजेलिका का नेक्स्ट मैच हुआ जहां ट्रेनिंग के बाद वो काफी थकी हुई थी और वहीं उसका विरोधी काफी हट्टा कट्टा आदमी था, पर अब वो पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करने वाली थी और इस बार उसने एक ही जोर का वार किया जिससे उसका विरोधी नीचे गिर गया और वो मैच जीत गई। पर उसे काबू में रखना काफी मुश्किल था और मैच के बाद एंजेलिका परेशान थी कि उसे याद नहीं था कि आखिर उसने क्या किया। पर रिक उसे शांत रहने को कहता है, शांत शांत, क्योंकि वो मैच जीत गई थी। और इतने में गोल्ड वहां पर आकर ब्रोसोन की वापसी का ऐलान करता है, जिसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं, जहां बेजर्ट पूछता है कि ब्रोसोन का क्या चल रहा है, जिस पर ब्रोसोन ने बताया कि वो और रिक टूर्नामेंट जीतकर बेल्ट से मोती निकालना चाहते हैं। अब ये सुनकर एलिस कहती है कि वो भी टूर्नामेंट में आना चाहती है, पर रिक जानता है कि वो पूरा साम्राज्य ही तबाह कर देगी। तभी ब्रोसोन एंजेलिका से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हो, जिस पर वो हामी भरती है और साथ ही वो बताती है कि रिक और रीनेट ने उसे मरने की हद तक ट्रेनिंग दी थी। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ ही गया था और मैच पेयरिंग भी हो चुकी थी। इधर रिक ये देखकर खुश था कि उसे जल्दी ब्रोसोन से नहीं लड़ना पड़ेगा, पर तभी एंजेलिका कहती है कि मैच ब्रैकेट गई के फायदे के लिए बनाए गए थे ताकि गई को ब्रोसोन या कैरविन के फाइनल से पहले लड़ना ना पड़े, और स्नेप ऐसा इसलिए चाहता था ताकि वो गई पर बैटिंग का दाव लगाकर पैसे कमा सके, और वहीं एंजेलिका गई से जल्दी लड़कर उसका प्लान बिगाड़ना चाहती थी। पर गई ये सब फालतू बातें सुनकर बोर हो रहा था और वहीं रिक और ब्रोसोन की मुलाकात रास्ते में कैरविन से हुई, जो उन्हें क्वालिफाई करने पर बधाई देता है। बधाई हो, तुम क्वालिफाई हो गए। जिस पर ब्रोसोन उसे याद दिलाता है कि वो उसकी बेल्ट ले लेगा, और इधर कैरविन खुश था क्योंकि उसे बहुत समय के बाद एक अच्छी लड़ाई करने को मिलने वाली थी। और ये सुनकर कोच को याद आता है कि कैसे उसने कैरविन को सिलेक्ट किया था जब उसका जिम भी कुछ खास मशहूर नहीं हुआ करता था, और अपनी पहली फाइट हारने के बाद से कैरविन ने ट्रेनिंग से चैंपियन बनने तक का रास्ता तय किया था, और अब वो 6 साल से लगातार चैंपियन था और आज भी उसमें वही उत्साह था। पहला मैच गई और हरमन का था, पर गई अभी भी बोर हो रहा था, और ये देखकर हरमन को काफी बुरा लगता है और वो जोर से एक मुक्का मारता है, पर गई को उसके मुक्के का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस मुक्के की वजह से गई चिढ़ जरूर गया था और वो हरमन पर मुक्का मारने का फैसला करता है, पर इस बार वो गलती से जमीन पर मुक्का मार देता है, जिसके बाद पूरे ग्राउंड में धूल के बादल बिखर जाते हैं और इन्हीं के चलते गई गलती से हरमन को बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर वहां के लोग गई को अनबीटेबल समझने लगते हैं, पर इधर रिक को लगता है कि गई काफी अजीब है।
असल में वो बहुत शक्तिशाली तो जरूर था, पर उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अगले कुछ मैचेस ऐसे ही चलते रहे जिनमें एंजेलिका, रिक, ब्रोसोन अपने अपने सभी मैचेस जीत गए और अब दिन का आखिरी मैच कैरविन का था। और मैच शुरू होते ही जैसे ही उसका विरोधी हमला करने वाला था कि तभी कैरविन ने उसे गिरा दिया, मानो जैसे कैरविन को उसके मूव के बारे में पहले से ही मालूम हो। असल में कैरविन ने खुद को इतना ट्रेन किया था कि वो अपने विरोधी के अगले मूव को पहचान लेता था, फिर भी वो ड्रामे के लिए थोड़ी बहुत मार खा लेता है और अंत में अपने एक ही मुक्के से वो मैच खत्म कर देता है। अगले दिन सेमीफाइनल्स थे जहां एंजेलिका का सामना गई से होने वाला था। तभी स्नेप रिक के पास आता है और कहता है कि वो अपनी स्पॉन्सर सीट छोड़कर यहाँ उसके साथ बैठना चाहता है क्योंकि उसका भाई और उसकी होने वाली दुल्हन एंजेलिका लड़ने वाले थे। बस इसीलिए वो ये मैच नजदीक से देखना चाहता था। अपने मैच से पहले एंजेलिका की मुलाकात गई से कॉरिडोर में होती है जहां वो उसे याद दिलाती है कि वो अब उसकी विरोधी है, पर पहले तो गई उसे पहचान ही नहीं पाता, पर अगले ही सेकंड उसे याद आता है कि वो स्नेप की होने वाली दुल्हन है और स्नेप ने उसे पहले ही बोला था कि वो एंजेलिका को ज्यादा चोट ना पहुंचाए, जिसके जवाब में एंजेलिका बोलती है कि वो आज उसे अपनी मेहनत का असली परिणाम दिखाएगी। जिस पर गई हंसकर कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है क्योंकि टैलेंट के सामने मेहनत का कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर बाद मैच शुरू होते ही एंजेलिका ने गई पर हमला करना शुरू कर दिया, पर उसकी किक्स गई के आर्मर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जिसके बाद वो थ्रेड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो रीनेट ने उसे सिखाई थी और अपनी इस टेक्निक से वो गई के आर्मर पर एक कट मारने में कामयाब हो गई, जिसका मतलब था कि वो अभी भी जीत सकती है। पर ये देखकर स्नेप हैरान था क्योंकि गई का आर्मर आज तक तलवार से भी नहीं कटा था। जिस पर रिक कहता है कि वो एंजेलिका को कम समझने की गलती बिल्कुल न करे। ये टेक्निक एंजेलिका ने बहुत मेहनत से सीखी थी, पहले तो उसे यकीन नहीं था कि वो कभी इसे सीख भी पाएगी, पर रिक और रीनेट के हौसला देने पर उसने ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दी थी और अब वो गई को चोट पहुंचाने लगी थी, पर उसके लिए जीतना अभी भी मुश्किल था। इसके बाद गई फिर से धूल उठाकर एंजेलिका को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, पर वो बच जाती है। जिसके बाद वो लगातार गई को स्लैश करती है और उधर स्नेप परेशान था क्योंकि वो जानता था कि अब गई क्या करेगा। तभी गई डस्ट क्लाउड के पीछे से हमला करके एंजेलिका को दीवार से टकरा देता है और अब वो खुद को थोड़ा सा भी नहीं रोकने वाला था। इसके बाद एंजेलिका अपनी फीट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर गई इतना तेज था कि वो एंजेलिका के स्पेशल स्टेप्स की ही नकल करके उसे और जोर से मारता है। उधर स्नेप बताता है कि गई पैदाइशी योद्धा है। असल में गई स्नेप का सौतेला भाई था जिसे वो पहली बार तब मिला था जब वो खुद भी एक फाइटर था और उस वक्त गई सिर्फ 8 साल का था और एक मामूली से मैच के दौरान गई ने उसे इतना पीटा कि उसने फाइटिंग से ही संन्यास ले लिया था। वैसे ये तो है, और साथ ही उसने बताया कि उसने कभी मैच फिक्स नहीं किया था। असल में वो बस गई पर पैसा लगाता है क्योंकि उसे भरोसा है कि वही जीतेगा। अब गई सिर्फ एंजेलिका को मारकर मजे ले रहा था, उसे ये सब बेकार लग रहा था। तभी वो एंजेलिका से पूछता है कि क्या अब उसे समझ आया कि वो कितनी निकम्मी है, पर एंजेलिका हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अपनी कमजोर हालत में भी उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है, पर उसकी इस हरकत ने गई को और गुस्सा दिला दिया और अब गई रूल्स को तोड़कर एंजेलिका को जान से मारना चाहता था। तभी रिक चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर गई का उसके ऊपर कोई असर नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर एक जूता उड़कर आता है जिसके चलते गई का हमला मिस हो जाता है। असल में वो जूता रिक का था। आमतौर पर रिक गुस्सा नहीं होता था, पर आज वो गुस्से से भरा हुआ था और मैच के बाद बैक स्टेज में गई रिक पर चिल्लाता है, तूने ये क्या किया? और अब गई बदला लेना चाहता था, पर जैसे ही वो रिक को लात मारता है उसी पल रिक उसके पीछे खड़ा होकर अपना जूता पहन रहा होता है। जिसके बाद रिक कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, पर अभी नहीं, टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट में तुम्हें सबके सामने हराऊंगा ताकि तुम सबके सामने बेइज्जत हो। अपने अगले मैच में रिक गुस्से में अपने विरोधी को बिना ध्यान के बजा देता है, पर वो जीत जाता है। जिसके बाद वो एंजेलिका को देखने जाता है जहां नर्स कहती है कि एंजेलिका की जिंदगी खतरे में नहीं है, पर उसके इलाज को टाइम लगेगा। ये सुनकर रिक खुश था कि वो ठीक हो जाएगी, पर उसे दुख इस चीज का था कि उसने इतनी मेहनत की और वो फिर भी हार गई। दूसरी तरफ ब्रोसन और कैरविन भी जीत गए थे और फाइनलिस्ट अब तय हो गए थे। अगले दिन रिक को कॉरिडोर में एंजेलिका मिली जो पहले से बेहतर थी क्योंकि ब्रोसन ने उसे खुद ठीक किया था, पर रिक ने उसे ज्यादा स्ट्रेस ना लेने को कहा। देखो, ज्यादा स्ट्रेस मतलब सब ठीक हो जाएगा। रिक बीते हुए कल का जिक्र नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगता है, पर तभी एंजेलिका बोल पड़ती है और वो उससे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई क्योंकि रिक ने इतनी मेहनत करके उसे ट्रेनिंग दी थी जबकि उसे खुद इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसके बावजूद भी वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी और अब उसे लग रहा था कि शायद वो एक फाइटर बनने के लायक ही नहीं है, और अगर गलती किसी की है तो वो रिक की थी क्योंकि वो गई की असली शक्ति का अंदाजा सही से नहीं लगा पाया था। इसके चलते वो एंजेलिका को ठीक से तैयार ही नहीं कर पाया और अब वो चाहता था कि एंजेलिका ध्यान से उसका और गई का मैच देखे ताकि वो उसे दिखाए कि मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। अब रिक के मैच का टाइम हो गया था और वो गई के सामने खड़ा था। रिक ने एंजेलिका से वादा किया था कि वो ये दिखा कर रहेगा कि मेहनत क्या कर सकती है और अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत ना करे तो मेहनती इंसान उसे उखाड़ कर फेंक सकता है। अब रिक के मैच का टाइम हो गया था
और वो गई के सामने खड़ा था। हैरानी की बात यह है कि गई एंजेलिका के लिए चिंतित लग रहा था, इसलिए वो कहता है कि वो सोच रहा है कि मैच के बाद वो एंजेलिका से माफी मांग लेगा। एक पल के लिए रिक को लगा कि शायद गई ने सबक सीख लिया है और उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन फिर गई कहता है कि उसे एंजेलिका पर सिर्फ इसलिए तरस आ रहा है क्योंकि उसे अपनी पूरी जिंदगी इस ख्याल के साथ जीना पड़ेगा कि वो कभी भी उसके जितनी अच्छी नहीं बन सकती। तभी रिक दौड़कर अपना पहला वार करता है और गई ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे उसे यकीन हो कि रिक उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। पर जैसे ही रिक का मुक्का उसके चेहरे पर लगता है, गई घुटनों पर गिर जाता है, जिसके बाद रिक उसका मजाक उड़ाता है। इतने बड़े बड़े दावे करने वाला गई सिर्फ एक मुक्के में गिर गया, वाह। गई उठकर जंगली तरीके से रिक पर हमला करता है, पर रिक उसके मुक्कों से बचकर अपनी हाथों की चाल से ही गई की सांसें निचोड़ लेता है। उधर एंजेलिका हैरान थी कि कैसे एक सिंपल से हमले ने गई को नुकसान पहुंचा दिया और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब रिक की शक्तियों की वजह से हो रहा था। पर रीनेट उसको समझाती है कि रिक फिलहाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है और फिलहाल वो थ्रू बॉडी अटैक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जो हर तरह की आर्मर को पार करके शरीर के अंदर तक नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखता है। और फिर चाहे गई कितना ही टफ हो, उसे दर्द तो होगा ही। उधर रिक गई से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो टूर्नामेंट से बैकआउट कर सकता है, पर गई अब भी अपने आप को सबसे बेहतर मानता है और इसीलिए वो अपना स्पेशल ड्रैगनाइट स्ट्रेंथनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस बूस्ट के साथ गई रिक को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। पर रिक तुरंत ही खुद को संभाल लेता है और गई से बचने के लिए दौड़ने लगता है। उधर ब्रोसोन को अब तक समझ आ गया था कि रिक क्या करना चाह रहा है और साथ ही उसे लग रहा था कि गई का स्ट्रेंथनिंग मैजिक बहुत ज्यादा माना एनर्जी खर्च करता है और वैसे भी गई ने कभी अपनी माना कैपेसिटी ट्रेन ही नहीं करी थी, पर उसे जन्म से ही इतना माना मिला था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके बाद रिक दोबारा हमला करता है, पर गई की नई रीइंफोर्स बॉडी पर कोई असर नहीं होता और गई रिक पर उल्टा वार कर देता है। रिक को एक के बाद एक मुक्का मारने के बाद वो साफ तौर पर थका हुआ लग रहा था और रिक को अब तक कोई खरोच भी नहीं आई थी। असल में रिक एक और बॉडी कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे फ्लोइंग गई स्ट्राइक्स कहते हैं, जो उसे गई के हमलों से होने वाले नुकसान को बिखेरने की इजाजत देती है और इसीलिए अभी तक रिक को कोई चोट नहीं लगी थी। तभी गई गुस्से से चिल्लाता है कि रिक लड़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा, पर रिक का कहना था कि वो एक्चुअली सीरियसली लड़ रहा है और वो जानबूझकर अपनी शक्तियों को एंजेलिका के मुकाबले पर रोक रहा था और वो एंजेलिका की पूरी शक्ति पर गई को हराना चाहता था। जिस पर गई कहता है कि वो रिक को इस गलती का पछतावा जरूर करवाएगा, पर अपनी थकावट की वजह से उसका अपना मैजिक से कंट्रोल खत्म हो रहा था। जिसके बाद रिक बड़े ही आराम से उसके डिफेंस के पार पंच कर देता है। इधर गई को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हार रहा है, जबकि रिक सिर्फ एंजेलिका की लेवल की शक्तियां ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गई ने कभी भी इतनी थकावट में ट्रेनिंग ही नहीं करी थी। उधर स्नेप हैरान था कि रिक ये मैच जीत रहा है और इसीलिए वो पूछता है कि क्या रिक में गई से ज्यादा टैलेंट है, जिस पर सभी तुरंत जवाब देते हैं कि रिक में टैलेंट तो नेगेटिव है और जो कुछ भी रिक में है वो सिर्फ उसकी मेहनत का फल है, इसलिए मेहनत करो दोस्तों। खैर ये बात गई को समझ में नहीं आने वाली थी क्योंकि उसके अंदर पैदाइशी बहुत सारे गुण थे। इधर गई दोबारा रिक को मुक्का मारता है, पर इस बार रिक उसका हाथ पकड़कर उसकी बाजू में से एक शक्ति का झटका भेज देता है और इसी के साथ वो मानता है कि गई काफी टैलेंटेड है और उसके अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने की काबिलियत है। पर अभी वो अपने ग्रोथ के सिर्फ लेवल 1 पर है और एक सच्चा और ताकतवर योद्धा वही होता है जो अपनी काबिलियत को मेहनत के साथ मिलाकर आगे बढ़े। और साथ ही रिक कहता है कि गई शायद सोचता था कि वो सबसे ताकतवर है, पर ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कभी कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली मिला ही नहीं था। गई इस बात को मानना ही नहीं चाहता था और इसीलिए वो अपना खास मूव इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो अपने एंशिएंट ड्रैगन ब्लड को जगाता है, जिससे वो लगभग एक ड्रैगन बन जाता है। रिक एक और हमला करने की कोशिश करता है, पर गई का नया रूप इतना ताकतवर था कि उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इस रूप को बदलने के बाद गई अब और भी शक्तिशाली, मजबूत और तेज हो गया था और अब वो रिक को आसानी से पीछे ढकेल रहा था। जिसके बाद रिक को मानना पड़ता है कि इस लेवल पर एंजेलिका अपनी आज की शक्ति के साथ भी कभी गई को हरा नहीं सकती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो कभी भी नहीं हरा पाएगी। थोड़ी सी नर्क जैसी ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका गई की शक्ति से बहुत आगे निकल सकती थी और रिक यही दिखाना चाहता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका इतनी तेज हो जाएगी कि गई को आसानी से चमका देगी और 9 महीने के बाद उसकी शक्ति गई से बढ़ जाएगी और 1 साल बाद तो गई उसे देख ही नहीं पाएगा। पर एंजेलिका अभी इस लेवल से बहुत दूर थी और रिक कहता है कि उसे बहुत सारा पागलपन चाहिए इतनी ट्रेनिंग झेलने के लिए कि वो एक आदमी के जन्मजात टैलेंट को हरा सके। इसके बाद रिक गई को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि अगर गई अपनी शक्ति बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने अहंकार को छोड़कर ट्रेनिंग करनी होगी। पर गई अब भी मानने को तैयार नहीं था कि मेहनत टैलेंट को हरा सकती है, इसलिए वो एक स्मोक स्क्रीन बनाकर एक आखिरी बार रिक पर हमला करता है, ये साबित करने के लिए कि वो कुछ भी नहीं सीखा था। तभी रिक फैसला करता है कि अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है और जैसे ही गई पास आता है तो रिक थ्रेड स्लैश का इस्तेमाल करके गई के सीने पर काट देता है, जिसके बाद गई गिर जाता है और रिक मैच जीत जाता है।
इस मैच के विजेता है रिक। रिक के विजेता घोषित होने पर जनता उसके लिए शोर मचा रही थी। वाह 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 वाह। एंजेलिका उसका शुक्रिया अदा करती है जो उसने उसके लिए किया, और साथ ही वो वादा करती है कि वो मेहनत करेगी और कभी ना कभी रिक की शक्ति के लेवल तक पहुंच जाएगी। तभी एंजेलिका स्नेप की तरफ देखती है और उसे लगा था कि वो गई के हार से पागल हो जाएगा, पर वो काफी शांत लग रहा था। तभी स्नेप कहता है कि ये हार तो उसके लिए दर्दनाक थी, पर गई वैसे भी घमंडी था, तो उसे पिटता देखकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। और आज शायद उसे पैसे नहीं मिले, पर वो फिर भी खुश था। जिसके बाद एंजेलिका उसे चिढ़ाती है कि अब उसके पास शादी का कॉन्ट्रैक्ट रखने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो नोबल परिवार में शादी करके एंट्री नहीं ले सकता था। जिस पर स्नेप स्वीकार करता है कि ये दुख की बात जरूर है, पर वो नोबल फैमिली में शादी करने के पीछे नहीं है, बल्कि वो सच में एंजेलिका को पसंद करता है। और ये सुनकर एंजेलिका हैरान रह जाती है। फिर आता है अगले मैच का दिन, जो था ब्रॉसोन वर्सेस कैरविन। कैरविन बहुत उत्साहित था और वो देख सकता था कि ब्रॉसोन बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसे उसके डिफेंस में कोई कमी नहीं मिल रही थी। और मैच शुरू होते ही कैरविन ब्रॉसोन पर हमले की बरसात कर देता है, और जब ब्रॉसोन पलटवार करता है तो कैरविन बच निकलता है। अब लड़ाई सीरियस होने ही वाली थी कि तभी स्टेडियम की दीवार तोड़ते हुए गई वहां पर पहुंच जाता है। असल में गई अपने ड्रैगन के रूप में पागल हो गया था और उसने चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, और अब तो वो निर्दोष दर्शकों पर हमला कर रहा था। गई की मचाई अफरा तफरी की वजह से कैरविन का मैच डिस्टर्ब हो रहा था, और इसीलिए कैरविन को गुस्सा आ गया और वो गई पर चिल्लाता है कि वो मैच डिस्टर्ब कर रहा है और लोगों को चोट पहुंचा रहा है। जिसके बाद गई अब कैरविन की तरफ मुड़ता है, पर जब वो अपनी पूरी शक्ति से कैरविन को पंच करता है तो कैरविन उसे एक ही हाथ से रोककर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि गई दूर जाकर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर रिक और बाकी लोग हैरान थे, क्योंकि गई टॉप ए रैंक एडवेंचरर की ताकत का था और कैरविन ने उसे एक ही मुक्के में गिरा दिया, जिसका मतलब था कि कैरविन की शक्ति एक एस रैंक के बराबर थी। कैरविन वापस ब्रॉसोन से लड़ने को तैयार था, पर गई के हमले से बहुत लोग घायल हो गए थे, इसलिए मैच को कल तक के लिए टाल दिया गया था ताकि लोगों का इलाज और कानूनी मसले सुलझाए जा सके। कैरविन उदास था कि उसे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, पर ब्रॉसोन को लगता था कि कैरविन के अंदर कुछ संकोच भी था, क्योंकि उसके पंच में उसे कुछ डाउट्स महसूस हो रहे थे। उस शाम कोई और मैच नहीं था, इसलिए सब लोग वापस रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाने का सोचते हैं, पर रिक उनके साथ नहीं था। और जब एंजेलिका पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो रिनेट उसे बताती है कि वो 700 किलोमीटर की छोटी सी दौड़ पर गया है। 700 किलोमीटर, और वो भी छोटी सी दौड़। फिर रिनेट कहती है कि शायद अभी बॉर्डर के पास ही होगा। उधर रिक शहर की सीमा पर पहुंच गया था, और उसके वापस मुड़ने से पहले उसे दूर एक पहाड़ दिखाई देता है, जो उसे रिनेट की याद दिलाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे उस पहाड़ से धूल का छोटा सा बादल उड़ता दिखाई देता है, और वो क्यूरियस होकर वहां पर पहुंच जाता है। वहां रिक देखता है कि कैरविन ट्रेनिंग कर रहा था। कैरविन इतनी दूर इसलिए आया था क्योंकि वो जानता था कि कोई पागल ही यहाँ से गुजरेगा, पर रिक यहाँ आ ही गया तो कैरविन सोचता है कि क्यों ना उसे पार्टनर ही बना ले। तभी कैरविन अचानक से रिक पर हमला कर देता है, पर रिक जल्दी से इसे समझ लेता है और लड़ना शुरू कर देता है, पर कैरविन आसानी से रिक के हमलों से बच जाता है। जिसके बाद रिक एक और जोर का मुक्का मारता है, जिसकी ताकत कैरविन को हैरान कर देती है, पर वो फिर भी सही समय रहते उसे ब्लॉक कर देता है। पर इधर रिक को अजीब लगता है कि अगर कैरविन इतना तेज रिएक्ट कर सकता है तो फिर वो कभी कभी कैसे धीमे हमलों से हिट हो जाता है। जिसके बाद कैरविन स्वीकार करता है कि वो हर लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता। वो जानता था कि रिक भी ताकतवर है, तो शायद वो एक दूसरे को समझ सकते थे। असल में कैरविन को हमेशा से लड़ने का जुनून रहा था, पर एक हद के बाद जब उसे कोई चैलेंज ही नहीं मिला तो वो हर लड़ाई को एक मुक्के में जीत जाता था, जिसके चलते टूर्नामेंट उसके लिए बोरिंग हो गया था। पर इसके बावजूद वो जिम ओनर को खुश रखने के लिए लड़ता रहा, और जब मजा ना आए तो उसने ट्रेनिंग में अपना मन लगा लिया। एक दिन उसने सुना कि जिम ओनर अपने अकाउंटेंट से कह रहा था कि टूर्नामेंट के दर्शक अब कम हो रहे हैं, क्योंकि कैरविन हमेशा एक मुक्के में जीत जाता है, और इसीलिए टिकट सेल घट रही थी। जिस पर अकाउंटेंट ने कहा कि उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन ओनर कैरविन को जानबूझकर हारने के लिए नहीं कहना चाहता था। और अगले मैच में कैरविन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब कब तक चलेगा। मैच शुरू होते ही विरोधी ने पंच मारा, और वो इतना स्लो था कि जैसे उसे पहुंचने में 3-4 दिन लगेंगे। कैरविन आसानी से बच सकता था, पर उसने जानबूझकर वो मुक्का खा लिया ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। धीरे धीरे कैरविन ने अपनी शक्ति मैच के दौरान एडजस्ट करना सीख लिया ताकि लोग बोर ना हो, इसलिए वो कभी फुल पावर यूज नहीं करता था। और रिक भी उसकी हालत को समझ गया था, पर वो कहता है कि कल ब्रॉसोन से लड़ने पर कैरविन को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो बचना चाहता है तो फुल पावर से लड़े। और बस इतना कहते ही रिक वहां से दौड़ गया। अगले दिन ब्रॉसोन और कैरविन का मैच दोबारा शुरू होने वाला था, और इस बार दर्शकों की सुरक्षा के लिए एक जादुई बैरियर लगा दिया गया था। मैच शुरू होते ही कैरविन कई सारे पंचेस मारता है, जिन्हें ब्रॉसोन आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद कैरविन रोलिंग पंच मारता है, जो ब्रॉसोन का गार्ड तोड़ देता है। और ये देखकर रिक हैरान था, क्योंकि ब्रॉसोन का गार्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन जब ब्रॉसोन पंच मारता है तो कैरविन को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद वो मान लेता है कि ब्रॉसोन बहुत ताकतवर है, और इधर ब्रॉसोन भी मानता है कि कैरविन बहुत ताकतवर है, चाहे वो पूरी शक्ति यूज ना कर रहा हो। अब तक ब्रॉसोन समझ गया था कि कैरविन अपनी शक्ति छुपा रहा था, जिसको कैरविन भी स्वीकार कर लेता है कि वो लोगों को दिलचस्पी दिलाने के लिए शक्ति छुपा रहा था। जिस पर ब्रॉसोन कहता है कि अगर तुझे ऐसे ही लड़ना है तो मैं बस 2 उंगलियों से लड़ूंगा, और ना तुझे धूल चटा दी तो तू बोल लियो जो तू कह रहा था।
कैरविन हैरान जरूर था, पर वो फिर भी हमला करता है, लेकिन ब्रोसोन ने अपने कहे मुताबिक उसे 2 ही उंगलियों से धूल चटा दी। कैरविन पीछे हटता है और अब वो चाहता था कि वो अपनी फुल पावर यूज करे, पर वो अभी भी झिझक रहा था। तभी जिम ओनर चिल्लाते हैं कि अब कैरविन झूठ बोलना छोड़ दे, जिस पर कैरविन कहता है कि वो सिर्फ ओनर के बिजनेस के लिए ही ऐसा कर रहा था। पर ओनर कहता है कि उसे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सपना हमेशा से दुनिया के सबसे मजबूत योद्धा को ट्रेन करना था, और वो जानता था कि कैरविन का सपना भी सबसे ताकतवर बनना है, इसलिए उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। कैरविन तुरंत ही इस मैसेज को समझ जाता है और अब वो ब्रोसोन से माफी मांगता है कि उसने इतना टाइम खुद को होल्ड बैक करके रखा, पर अब वो फुल पावर से लड़ने वाला था। इसके बाद वो दौड़कर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि ब्रोसोन को उसे रोकने के लिए अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद कैरविन ने लगातार पंचेस मारे, जिसके तुरंत बाद वो 2 रोल फैंग पंचेस का इस्तेमाल करता है ताकि ब्रोसोन अपने हाथों को ऊपर करे, और ऐसा होते ही वो किक से ब्रोसोन के पेट पर वार करता है। लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी ब्रोसोन हिलता तक नहीं है और वो कैरविन की टांगे पकड़कर उसे अरीना के पार फेंक देता है। पर कैरविन गिरने से बचने के लिए स्टील बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और अब जनता भी समझ गई थी कि कैरविन हमेशा अपनी असली ताकत को छिपाता था, और अब लोग गुस्से में थे कि उन्हें धोखा दिया गया था। कैरविन लोगों के बुरे शब्द सुन सकता था, पर अब उसके पास वापस पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इस लड़ाई में सब कुछ लगा देगा। जिसके बाद वो एक 5th नेचर फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक बीस्ट मैन इतना अच्छा जादू कैसे कर सकता है। वास्तव में वो एक जीनियस था जो ब्रोसोन और दूसरों के लेवल पर था, पर ब्रोसोन एक पत्थर को लात मारकर फ्लेम्स को रोक देता है, जिसके बाद कैरविन ब्लिंक स्टेप का इस्तेमाल करके ब्रोसोन के पास पहुंचता है, और अगले ही सेकंड वो 7th नेचर स्पेल से ब्रोसोन को बांध देता है। जिसके बाद वो 8th नेचर मीटियोर स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर साथ ही रिक को चिंता भी हो रही थी, क्योंकि कैरविन उसकी सोच से बहुत ज्यादा ताकतवर निकला और अब ब्रोसोन शायद होल्ड बैक करना छोड़ देगा। इधर मीटियोर गिरने ही वाला था कि तभी ब्रोसोन कैरविन की शक्तियों की तारीफ करता है। वाह कैरविन वाह, तुम्हारी शक्तियां तो उम्दा है, लाजवाब है। जिसके बाद वो एक ही झटके में मीटियोर को उड़ा देता है। धूल हटने के बाद ब्रोसोन कहता है कि उसने कैरविन के लड़ने का इरादा महसूस किया, तो अब रिस्पेक्ट में वो भी होल्ड बैक नहीं करेगा। जिसके बाद वो कैरविन को क्वार्टर थम्स अप देता है, जो ऑर्क संस्कृति में इस बात की निशानी थी कि अब एक रिस्पेक्टफुल लड़ाई होने वाली है जिसमें कोई माफी नहीं होगी। इसके बाद ब्रोसोन आगे बढ़ने लगता है, और वहीं कैरविन के अंदर ये डर था कि शायद अब उसकी बहुत पिटाई होने वाली है। अगले ही पल ब्रोसोन एक मुक्का मारता है, जिससे कैरविन बच तो जाता है, पर सिर्फ उस मुक्के की हवा का दबाव उसे दूर फेंकने के लिए काफी था। इसके तुरंत बाद कैरविन अपने सभी हाई लेवल जादू ट्राई करता है, पर ब्रोसोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ब्रोसोन आगे बढ़कर कैरविन के पेट पर मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। कैरविन सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि उसने बहुत सारे डिफेंसिव लेयर लगा रखे थे, वरना ये मुक्का किसी भी आम फाइटर को खत्म करने के लिए काफी था। कैरविन मुश्किल से खड़ा हो रहा था और इसीलिए वो हार मानने की सोचता है, पर उसकी फाइटिंग स्पिरिट उसे हार नहीं मानने देती। अब तक उसका माना खत्म हो चुका था, पर अभी भी उसके पास स्टैमिना बचा हुआ था, और वो इसका इस्तेमाल करके दोबारा पंचेस मारता है। और अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ब्रोसोन जैसा फाइटर भी एग्जिस्ट करता है। तभी उसे जनता की आवाज सुनाई देती है जो उसे चीयर कर रही होती है, कैरविन 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 कैरविन। और लोग अब उसका पास्ट भूलकर चाहते थे कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़े। और इसी हिम्मत से भरा हुआ कैरविन उठता है और अपनी बची हुई ताकत के साथ अपना आखिरी पंच मारता है, और उसके इस पंच में अब तक का सबसे ज्यादा जोर था। पर ब्रोसोन अब भी बिना चोट के खड़ा था। आखिर में ब्रोसोन कैरविन की हिम्मत की तारीफ करता है, पर कैरविन सिर्फ हार मानकर जमीन को देख रहा था। पर तभी वो देखता है कि उसके पंच ने ब्रोसोन को थोड़ा पीछे ढकेल दिया था। ये देखकर कैरविन खुश था कि चलो कुछ असर तो हुआ। उसके बाद ब्रोसोन उसे एक मुक्का मारता है और कैरविन बेहोश हो जाता है, पर अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैच के बाद ब्रोसोन बैक स्टेज आता है, जहां रिक और एंजेलिका उसे बधाई देते हैं। अरे वाह मेरी जान ब्रोसोन, तुम तो जीत गए, बधाई हो बधाई हो। अब ब्रोसोन भी फाइनल में पहुंच चुका था, तो चाहे रिक और उसमें से कोई भी जीते, उन्हें बेल्ट में से मोती तो मिल ही जाएगा। तो अब रिक कहने लगा कि मैं लड़ाई से पहले ही अपना नाम वापस ले लेता हूं, क्योंकि वो ब्रोसोन से लड़ना नहीं चाहता था, पर ब्रोसोन लड़ने के लिए उत्सुक है, और वो कहता है कि रिक मैच से ना भागे। ब्रोसोन इतना कहकर वहां से चला गया था, पर इधर रिक को इस बात से इतना डर लगता है कि उसके बाल गिरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कैरविन इलाज के बाद अखबार पढ़ रहा था, जहां उसने पढ़ा कि लोग उससे गुस्सा थे क्योंकि कैरविन चैंपियन होके भी अपनी सच्चाई छुपाता रहा। पर बच्चों को वो अब भी पसंद था, इसलिए जिम ओनर कहता है कि उसे पब्लिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर ओनर भी हैरान था कि कैरविन ने इतना जोरदार हमला कैसे निकाला, जिस पर कैरविन कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने कैसे निकाला। वो तो बस लड़ाई में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि वो सब अपने आप ही निकल गया। साथ ही वो कहता है कि हार कोई बड़ी बात नहीं थी और अब वो और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। कैरविन ओनर की मेहरबानी का रीजन पूछता है, जिस पर ओनर कहता है कि वो कैरविन को अपना बेटा मानता है। तभी ब्रोसोन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो तुरंत समझ गया था कि उसने एक इमोशनल मूवमेंट बिगाड़ दिया है। पर अब वो आ ही गया था तो वो कैरविन से उसका हाल पूछता है। कैरविन मेरे दोस्त तुम ठीक हो?
जिस पर केविन कहता है कि उसके शरीर की लगभग सभी हड्डी टूट गई है, जिस पर ब्रोसन उसे इलाज ऑफर करता है, पर केविन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसे दर्द महसूस हो रहा था, तो वो इस दर्द को महसूस करना चाहता है। रिक ने केविन से कहा था कि उसे ब्रोसन से लड़ते हुए होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, तो अब वो रिक और ब्रोसन का फाइनल देखना चाहता है। उसी समय स्नेप भी रिक से मिलने के लिए आता है, जहां वो देखता है कि रिक ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और एंजेलिका उसे बाहर आने को कह रही थी। तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं रिक? जिसके लिए रिक मना कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ब्रोसन से लड़ेगा तो वो मारा जाएगा, जिसे स्नेप भी समझ सकता था। पर सब लोग चाहते थे कि वो फाइनल लड़े, इसलिए स्नेप उससे गुजारिश करता है, प्लीज मैं तुमसे गुजारिश करता हूं तुम ये लड़ाई लड़ लो। जिस पर रिक कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है भाइयों और मैं फाइनल नहीं लड़ सकता। इसका स्नेप कुछ भी नहीं कर सकता था, पर जाते जाते वो बताता है कि उसने कितनी मेहनत और पैसा लगाकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था और रिक के बैकआउट करने से वो बर्बाद हो जाएगा। स्नेप के जाने के बाद रिक को बुरा लगता है और तभी एंजेलिका कहती है कि उसे मरने से क्या ही फर्क पड़ेगा क्योंकि हीलिंग मैजिक से उसे वापस जिंदा कर देंगे। जिस पर रिक कहता है कि तुम नहीं समझती कि मरने का दर्द क्या होता है, तो तुम तो मत ही बोलो। जिसके बाद एंजेलिका उसे मनाना बंद कर देती है, लेकिन जाते जाते ये कहकर जाती है कि देखो मैं तुम्हारी बातों और टीचर इज्जत तो नहीं कर पाऊंगी। तभी मेजेट रिक से पूछता है कि क्या उसे याद है जब उसने पार्टी ज्वाइन करी थी। बस तभी से ब्रोसन के पास एक ट्रेनिंग प्लान रेडी था, पर रिक ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जिस पर मेजेट बताता है कि वो ट्रेनिंग प्लान इसलिए बनाया गया था ताकि कोई रिक जैसा लड़ने लायक बन सके, जिससे ब्रोसन आमना सामना कर सके और बराबरी की लड़ाई लड़ सके। असल में ऑर्क संस्कृति में हाथों से लड़ाई दिल का रिश्ता बनाती थी, पर ब्रोसन इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो किसी को भी मार डाले बिना लड़ ही नहीं सकता था और इसीलिए उसका सपना था कि वो कभी ना कभी एक बराबर के विरोधी से लड़े। अब रिक चाहे तो बैकआउट कर सकता था, पर मेजेट उसे याद दिलाता है कि ब्रोसन इस मैच का इंतजार कर रहा था। जिस पर रिक को फ्लैशबैक आता है जब रीनेट ने उसे ब्रोसन से मिलवाया था। पहले हैंडशेक में ही ब्रोसन समझ गया था कि रिक के पास ना मार्शल ट्रेनिंग है और ना ही माना, जिसके चलते रिक को 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। इधर एंजेलिका बहुत नाराज थी कि रिक इतना ज्यादा डरा हुआ है, जिस पर मेजेट उसे समझाता है कि कोई भी समझदार आदमी ब्रोसन से लड़ना तो दूर ट्रेनिंग भी नहीं चाहेगा। जिस पर एंजेलिका पूछती है कि क्या ब्रोसन की ट्रेनिंग इतनी खराब थी। जिस पर मेजेट कहता है कि रिक के लिए तो वो ट्रेनिंग नर्क थी, नर्क। ये तो केवल चमत्कार था कि वो पागल नहीं हुआ था। एंजेलिका अब समझ रही थी कि रिक ने कितना सहा है और तभी एलिस कहती है कि रिक के पास एक स्किल भी है और ये सुनकर एंजेलिका हैरान थी क्योंकि उसने कभी उसे स्किल यूज करते हुए देखा ही नहीं था। जिस पर मेजेट कहता है कि रिक का वो स्किल एक्टिवेट करना मुश्किल है क्योंकि उससे उसके शरीर पर काफी जोर पड़ता है और इसीलिए ब्रोसन ने इसके लिए उसे मना किया था। उसी शाम रीनेट रिक से मिलती है और वो पूछता है कि क्या वो उसे बेकार समझती है। जिस पर रीनेट मना करते हुए कहती है कि वो उसकी हालत समझती है, पर अगर वो हिम्मत करके ब्रोसन से लड़ेगा तो वो उसे और भी ज्यादा पसंद करेगी, पर ये उसकी मर्जी है। अगले दिन टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला था और अनाउंसर सभी को प्राइस के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत सारे पैसे, कीमती स्टोन्स और कपल्स के लिए तो हॉट स्प्रिंग ट्रिप के टिकट भी मौजूद थे। उधर मैच से पहले रीनेट और एंजेलिका रिक से मिलने के लिए पहुंचे, जहां एंजेलिका ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। जिस पर रिक कहता है कि वो ठीक है, पर उस वक्त भी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी रीनेट उसके कान में कहती है कि अगर तुम अच्छे से लड़ोगे तो मैं तुम्हें खुद से एक रिवॉर्ड दूंगी। और ये सुनते ही रिक पूरी तरह से कमिटेड हो गया था और ग्राउंड में पहुंचते ही वो ब्रोसन से कहता है कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। मैच शुरू होते ही रिक बिजली की रफ्तार से हमला करता है और वो इतना तेज था कि ब्रोसन के एक हाथ पर चोट आती है और खून निकलने लगता है। अब ये देखकर ब्रोसन काफी इंप्रेस था क्योंकि चेले ने हमला किया था ना। उधर स्नेप को कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए मेजेट उसे समझाता है कि उस पलों में रिक ने एक डजन हमले और ब्लॉक्स के बाद ब्रोसन से आगे निकलकर एक थ्रेड स्लैश किया था। इधर रिक फिर से तेजी से हमला करता है, पर ब्रोसन उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद रिक बार बार हमला करता है जब तक उसे पीछे हटना ना पड़े। जिसके बाद वो दीवार से उछलकर ब्रोसन को हील किक से नीचे दबाने की कोशिश करता है, पर ब्रोसन एक बार फिर उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद ब्रोसन एक पंच मारता है, पर रिक नीचे होकर दोबारा थ्रेड स्लैश से ब्रोसन के पेट पर कट मार देता है। खचाक! एंजेलिका जानती है कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत चाहिए थी, इसलिए वो रीनेट से पूछती है कि उसने आखिर रिक से ऐसा क्या कहा था जो वो इतना मोटिवेट हो गया। जिस पर रीनेट ने उसे बताया कि उसने रिक के मैच जीतने पर उसके साथ हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जाने का वादा किया है और इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। ये सुनकर एंजेलिका शर्माती है क्योंकि ये कपल्स ट्रिप था, जिसका मतलब था कि रात भर उन्हें साथ रहना पड़ेगा, पर रीनेट को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुनने के बाद अब एंजेलिका सिर्फ मैच पर ध्यान देना चाहती थी। रिक इतनी ईमानदारी से लड़ाई कर रहा था कि ब्रोसन ने भी पूरी शक्ति से लड़ने का फैसला किया। जिसके बाद वो अपना हाथ पीछे ले जाकर इतना जोर का पंच मारता है कि रिक को बचना पड़ता है। असल में वो पंच लेवल 5 मैजिक से ज्यादा पावरफुल था और अब रिक को याद आ रहा था कि आखिर वो क्यों डर रहा था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। और तभी ब्रोसन कई और पंचेस मारता है, पर रिक उन सभी पंचेस से बच जाता है और इन्हीं पंच के डिस्ट्रैक्शंस में ब्रोसन उसके पीछे आकर उसे मुक्का मारने ही वाला था कि तभी रिक ने एयर कुशन स्पेल से उस पंच को मोड़ दिया। और इसमें बड़ी बात यह थी कि उसने लेवल 1 स्पेल से ब्रोसन के पंच को मोड़ दिया था, वो भी बिना किसी मंत्र के। और यहाँ ब्रोसन हैरान था कि रिक इतनी जल्दी जादू कैसे कर रहा था। जिस पर रिक कहता है कि एलाइस और मेजेट की ट्रेनिंग का कमाल था। जिस पर वो दोनों बताते हैं कि रिक ने सच में बहुत मेहनत करी थी और एक बार तो वो धुएं में गायब ही हो गया था, पर इन मुश्किलों के बावजूद भी उसने ये सब सीखा था।
उधर रिक दोबारा दौड़ता है और उसे रोकने के लिए ब्रोसोन शॉक वेव बनाता है, पर रिक बार बार घूमकर फ्लोइंग स्ट्राइक से उस पर हमला कर देता है, जिसे ब्रोसोन ब्लॉक करके रिक को काउंटर पंच से उड़ा देता है, जिसे देखकर दर्शक सोचते हैं कि रिक ने गलती कर दी। पर जब ब्रोसोन हरिकेन पंच मारता है तो रिक हवा में उछलकर उससे बच जाता है और अब रिक हवा में था और वो बच नहीं सकता था। पर तभी वो फिर से एयर कुशन से अपनी पोजीशन बदल देता है, जिसके बाद वो ब्रोसोन पर एयर शॉट मारता है। पर जब सारी धूल बैठती है तो वो देखता है कि ब्रोसोन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। आगे लड़ने से पहले ब्रोसोन बोलता है कि रिक की 2 साल की ट्रेनिंग ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है, और रिक जानता था कि ब्रोसोन कभी भी झूठी तारीफ नहीं करता है। पर साथ ही रिक ये भी जानता था कि ब्रोसोन बराबर की लड़ाई करना चाहता है, इसलिए रिक कहता है कि उसे मेजेट और एलिस ने बताया था कि ब्रोसोन का सपना एक बराबर के कॉम्पिटिटर से लड़ना है। ये सुनते ही ब्रोसोन शर्मा जाता है और कहता है कि वो कोई इतना बड़ा सपना नहीं है, पर रिक अब इस तरह से लड़ना चाहता था कि ब्रोसोन को वो लड़ाई मिले जो उसे हमेशा से चाहिए थी। ये सुनकर ब्रोसोन काफी खुश था और साथ ही वो कहता है कि तुम अब पार्टी का सदस्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ओर्कलम फिस्ट के इतिहास के बारे में सब बताना चाहता हूँ। 46 साल पहले जब ब्रोसोन 5 साल का था तभी उसे पता चल गया था कि वो दूसरे ऑर्क से अलग और ज्यादा ताकतवर है, और इसी के चलते वो उनके साथ घुल मिल नहीं पाता था। साथ ही उसने उन्हें आग जलाना और घर बनाना सिखाया। वो पूरी ऑर्क सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहता था, पर इस सब के चलते उसे सभी ऑर्क्स भगवान मानने लगे थे, जिस वजह से वो और अकेला हो गया था। एक दिन एक तेज तूफान आया जिस दौरान ब्रोसोन कुछ देर के लिए दूर था, पर जब वो वापस आया तो उसके सामने अपने सभी साथियों की लाशें पड़ी हुई थी जो उस तूफान में मारे गए थे। पर इसके बावजूद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और तभी ब्रोसोन को एहसास हुआ कि आखिर वो कितना ज्यादा अकेला था। कुछ समय बाद ब्रोसोन आग के सामने बैठकर एक वाइहोन को मारकर किताबें पढ़ रहा था, पर तभी एक आदमी ने अचानक से झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर दिया, जिससे ब्रोसोन बड़ी ही आसानी से बच गया। और ये देखकर वो आदमी काफी हैरान था, क्योंकि उसके मुताबिक और कितने तेज नहीं होते थे। और तभी उसने देखा कि ब्रोसोन किताब पढ़ रहा था और उसने उस वाइहोन को भी मार दिया था जो पूरे गांव को परेशान कर रहा था। असल में वो आदमी ऑर्क्स को मारने के मिशन पर आया था, पर ब्रोसोन शांति और समझदारी से बात कर रहा था, इसलिए वो आदमी ब्रोसोन से माफी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। और वो आदमी उसके जीवन की दुख भरी कहानी सुनकर समझ जाता है कि ब्रोसोन कितना अकेला है। इधर ब्रोसोन चाहता था कि कोई उसे उसकी तरह ताकतवर मिले जिससे वो एक बराबर की लड़ाई कर सके, पर उसे लगता था कि ये नामुमकिन है। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो उसके हालात को समझ सकता है, क्योंकि उसका भी एक सपना अधूरा था, जो था केसियर एल्फिया को हराना। ब्रोसोन ने यमादा नाम के हीरो के बारे में किताब पढ़ी हुई थी, जो एक 200 साल पुरानी कहानी थी। तभी आदमी बताता है कि वो इस कहानी का लेखक है और ये पूरी कहानी बिल्कुल सच है, जो तुम पढ़ रहे हो बिल्कुल सच है। साथ ही वो बताता है कि केसियर एल्फिया को हराना मुश्किल जरूर है, पर शायद इसके चलते ब्रोसोन को अपने बराबर का कॉम्पिटिटर मिल जाए, और इसीलिए ब्रोसोन उस आदमी के साथ मिलकर ओर्कलम फिस्ट पार्टी बनाना चाहता है। और समय के साथ साथ पार्टी में ताकतवर लोग जुड़ने लगते हैं, पर ब्रोसोन को अब भी एक बराबर का मुकाबला नहीं मिला था। साथ ही उसने एक ट्रेनिंग प्लान भी बनाया था, पर मेजेट के मुताबिक इंसान उसे झेल नहीं सकते थे, और ब्रोसोन भी ये बात समझ गया था और उसने अपना सपना छोड़ दिया। पर आज रिक एक ऐसा कॉम्पिटिटर बनकर उसके सामने खड़ा था, इसलिए वो ये देखकर काफी खुश था। इसके बाद ब्रोसोन लंबी कहानी सुनाने के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, कहानी थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई। पर अब रिक सोच रहा था कि शायद ब्रोसोन को बराबर की मुक्का लड़ाई चाहिए थी, और रिक अभी तक सिर्फ थ्रेड स्लैश और एयर शॉट कर रहा था। और तभी उसे ब्रोसोन का क्वार्टर थम्स अप याद आया, जिसका मतलब था कि अब दोनों डिफेंस और डॉज छोड़कर सिर्फ मुक्कों से लड़ेंगे, मुक्कों से। अब रिक सोच रहा था कि शायद वो पछताएगा, पर उसने फिर भी ब्रोसोन को क्वार्टर थम्स अप दे दिया, जिसे देखकर ब्रोसोन हैरान था। और इधर रिक दिल में रिनेट से माफी मांगता है, क्योंकि अगर वो जीत नहीं पाया तो उनकी हॉट स्प्रिंग ट्रिप तो गई, क्या होगा। पर इधर रिनेट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि ये तो प्यार की बात है कि रिक ब्रोसोन का सपना पूरा करना चाहता है। तभी ब्रोसोन भी क्वार्टर थम्स अप दे देता है, जिसके बाद वो दोनों पूरे जोर से एक दूसरे के चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं। धे मुक्का धे मुक्का धे मुक्का। और उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि बैरियर टूटने लगता है। और तभी मेजेट एलिस से मदद मांगकर सभी दर्शकों को टेलीपोर्ट करके बाहर भेज देता है, और सिर्फ कैरविन ही स्टेडियम में रह जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो ताकतवर था। जिसके बाद कैरविन पूछता है कि आखिर हुआ क्या, जिस पर मेजेट उसे बताता है कि उसने सभी लोगों को बाहर इसलिए भेज दिया था ताकि रिक और ब्रोसोन बिना लोगों की मौत की चिंता किए हुए लड़ सके। उसी वक्त अचानक से बैरियर टूट जाता है और अब रिक और ब्रोसोन के पंचेस से धमाके होने लगते हैं। बूम बा बूम बा। इधर रिक ज्यादा मुक्के तो जरूर मार रहा था, पर ब्रोसोन के पंचेस ज्यादा ताकतवर थे, जिसके चलते रिक को ज्यादा चोट लग रही थी। पर तुरंत ब्रोसोन के पंच से वो बैक फ्लिप करके मुंह के बल गिर जाता है, जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए खुद को समझाता है कि वो हार नहीं मान सकता। जिसके बाद वो दोबारा हमला करता है, लेकिन इधर अब ब्रोसोन को मजा आ रहा था और उसने तभी रिक को दीवार में गाड़ दिया, जिसके चलते स्टेडियम का एक हिस्सा टूट जाता है। इधर रिक को लग रहा था कि बस अब तो काफी हो गया, और शायद ब्रोसोन भी खुश हो गया होगा, पर तभी वो देखता है कि ब्रोसोन अभी और लड़ना चाहता है। इधर रिक का शरीर तो इतना टूट चुका था कि वो बस उंगली हिला पा रहा था। एंजेलिका का कहना था कि रिक अब नहीं उठ पाएगा, पर बाकी सबके मुताबिक खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी रिक अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिसके बाद वो एक लाल ओरा से घिर जाता है।
असल में वो अपनी पैदाइशी ताकत को एक्टिवेट कर रहा था और ये देखकर ब्रोसोन पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रिक ये कर सकता है। असल में बाकी पार्टी मेंबर्स ने छुपकर रिक को इसके लिए ट्रेन किया था और इस ताकत को चलाने के लिए रिक को अपनी लिमिट से आगे जाना जरूरी था। अब रिक वास्तव में ब्रोसोन के बराबर था और अब जब वो पंच मारता है तो वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, जिसे ब्रोसोन काउंटर तो करता है पर अब रिक पीछे नहीं हटता और दोनों एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे। इसी दौरान ब्रोसोन को एहसास होता है कि वो कितना गलत सोच रहा था। उसे लगता है कि बराबर की लड़ाई से उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, पर असल में वो कभी अकेला था ही नहीं क्योंकि उसके पास ऐसे दोस्त थे जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। रिक और ब्रोसोन की लड़ाई काफी लंबी चल चुकी थी और अब दोनों ही काफी थक चुके थे और अब उनका अगला हमला इस लड़ाई का फैसला तय करने वाला था। दोनों ही अपनी पूरी ताकत से एक हेड बट करते हैं, जिसके बाद भी दोनों खड़े हुए थे। हालांकि दोनों ही खून से लथपथ हो चुके थे। तभी रिक हंसकर कहता है कि ब्रोसोन सच में लाजवाब है क्योंकि वो अपना सब कुछ डालकर भी उसको गिरा नहीं सका और ये कहते ही रिक नीचे गिर जाता है। तभी ब्रोसोन कहता है कि रिक हारा नहीं है क्योंकि वो ब्रोसोन को उसके सपने की लड़ाई देने के लिए अपनी जीत कुर्बान कर रहा था, इसलिए अगर कोई विनर था तो वो रिक था। कुछ समय बाद जब रिक को अस्पताल में होश आया तो चैंपियन बेल्ट उसके ऊपर पड़ी हुई थी और रीनेट उस वक्त उसके पास बैठी हुई थी। असल में वो 3 दिन से बेहोश था और जब पिछली बार उसने अपना स्किल यूज किया था तो वो 1 हफ्ते तक बेहोश रहा था, तो इसका मतलब था कि ट्रेनिंग से इंप्रूवमेंट तो हुई थी। इधर रिक खुश था कि वो अभी भी जिंदा है, पर उसे बेल्ट के वहां होने का मतलब नहीं समझ आ रहा था क्योंकि उसके मुताबिक तो वो हारा था, जिस पर ब्रोसोन कहता है कि उसकी नजर में रिक विजेता है। रिक जानता था कि अगर ब्रोसोन चाहता तो वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बड़ी आसानी से हरा सकता था। अब जब उन्हें अपना मोती मिल गया था तो ब्रोसोन ने बेल्ट से वो मोती निकालकर रीनेट द्वारा बनाए गए नकली मोती को उसमें लगा दिया, जिसके बाद एलिस ने अपने मैजिक से उस नकली मोती को और चमका दिया ताकि वो असली लगे और इधर एंजेलिका ऐसा दिखावा करने लगी थी कि मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। तभी रिक ने ब्रोसोन से रीनहार्ड के बारे में पूछा जो 200 साल पुरानी कहानी में था, जिस पर ब्रोसोन कहता है कि रीनहार्ड के पास एक खास शक्ति थी जो उसे बूढ़ा नहीं होने देती थी। उसी रात स्नेप कैरविन से मिला और उसने उसे बताया कि रिक और ब्रोसोन दोनों ने ही चैंपियन न बनने का फैसला लिया था, जिसके चलते उन्होंने बेल्ट वापस कर दी थी, जिसका मतलब था कि अब कैरविन चैंपियन बन सकता था, पर कैरविन को भी ये चैंपियन टाइटल नहीं चाहिए था। अगली सुबह सब घर लौटने के लिए तैयार थे और रिक ने इतना ज्यादा खाना पैक कर दिया था कि उसे ले जाने के लिए उन्होंने गाड़ी खरीद ली थी। इधर एलिस एंजेलिका के जाने पर उदास थी, पर एंजेलिका वादा करती है कि वो जल्द ही वापस आएगी क्योंकि उसे ब्रोसोन से ट्रेनिंग जो लेनी थी। ये सुनते ही रिक हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंजेलिका क्यों मरना चाहती है, जिस पर एंजेलिका कहती है कि वो हर चीज के लिए तैयार थी और ये सुनकर अब रिक भी देखना चाहता था कि वो कितनी ताकतवर बन सकती थी। तभी एंजेलिका पूछती है कि क्या रिक वापस दौड़ कर जाएगा क्योंकि उनका रास्ता 3000 किलोमीटर तक का था, जिस पर रिक उसे बताता है कि वो आते समय 3 दिन में दौड़कर पहुंच गया था। जिसके बाद एंजेलिका कहती है कि गाड़ी को पहुंचने में महीनों लगेंगे, महीनों, और तब तक तो तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा। तभी मेजेड स्टीरियो मैजिक से घोड़े को रॉकेट बना देता है। अब रिक जाने ही वाला है कि तभी रीनेट उसे हॉट स्प्रिंग ट्रिप के बारे में पूछती है। अच्छा रिक, वो हॉट स्प्रिंग ट्रिप के बारे में क्या करना है? जिस पर एक शर्माते हुए कहता है कि मैं जीता ही नहीं तो इनाम कैसे ले सकता हूँ। और ये सुनते ही मेजर उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो घर तक की रेस में जीत गया तो उसे हॉट स्प्रिंग में जाने का मौका मिलेगा, पर अगर वो हार गया तो उसे 100 गुना ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? और इससे पहले कि रिक कुछ कह पाता, मेजेट और ब्रोसोन ने दौड़ना शुरू कर दिया और उन्हें देखकर रिक भी दौड़ने लग गया। तो इसी के साथ इस एनिमे का पहला सीजन खत्म हुआ। दूसरा भी आया नहीं है तो नेक्स्ट मत लिखना यार कमेंट्स में। बाकी एक नई कहानी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।